एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और मैं हूं इमरान हसन और ये है अरबला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि एक नए दिन का आगाज हो गया है। जुमेरात एक उम्मीद की किरण की सूरत में आता है कि वीकेंड का इंतजार करने वाले लोगों के वीकेंड के इंतजार करने वाली, और खास तौर पे आज वैसे क्या है, आज यकम है ना, आज यकम जुलाई 2021 है। यस। और इसकी जो खास बात है आज के दिन की वो ये है कि आज पूरा आधा साल आई मीन 2021 आधा आज पूरा गुजर गया। ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और मैंने कल भी ये थोड़ा सा बिटवीन द लाइन जिक्र किया था कहीं पे कि इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी बहुत फास्ट चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। आपका साबुन स्लो है जिंदगी। अच्छा, वैसे ये भी हो सकता है कि आपका साबुन स्लो है, जिंदगी अपने पेस से चलती चली जा रही है जनाब, लेकिन यू आर राइट, तेज चल रही है। हाँ, आई एग्री। ऐसा लगता है कि साल अभी शुरू हुआ था और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की जानिब। मुझे भी लगता है कि तो शुरू हुए चंद महीने हुए, लेकिन हमें 1 साल होने वाला। नहीं 1 साल हो गया। अब ये मैंने वापस कर दिया। अच्छा, तो एक तो ये कि ज़िंदगी की इस रफ्तार के अंदर बहुत सारा वक्त हम अपने साथ गुजारना या अपना ख्याल रखना हम भूल जाते हैं। अब मैं इसकी मिसाल कैसे दूं कि बहुत सारे लोग हैं, वो सुबह उठते हैं, वो अपने काम पे जाते हैं, शाम को फिर कोई काम करते हैं, फिर फैमिली लाइफ होती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर, इस सारी भाग दौड़ के अंदर आपकी अपनी ज़ात सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। आई एग्री। आपके लिए अपना जिसे मी टाइम कहते हैं, जिसे आप अपने लिए एक्सरसाइज करते हैं, रिलैक्स होते हैं, जो अपने साथ आप एक अच्छा टाइम गुजारते हैं, वो हम नहीं गुजारते। एग्जैक्टली। और हमारे पास अपने लिए बेसिकली टाइम नहीं होता, हम हर एक के लिए टाइम निकाल लेते हैं। चाहे हम मर्द हज़रात की बात करें, उनकी ज़िंदगी में सुबह काम है, फिर फैमिली है, फिर फ्रेंड्स हैं, सोशल लाइफ है। अगर वो सब नहीं है तो फिर आपको घर में रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा, बच्चे हैं। और इसी तरह ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन भी हैं या जो घरों में भी रहती हैं, उनके लिए भी उन्होंने काम करना है, बच्चों को देखना है, सारी चीज़ों को मैनेज करें। एट द एंड ऑफ द डे फिर हम ये सिर्फ सोचते हैं कि अच्छा हमारी फलानी चीज़ हम उसको टाइम नहीं दे पाए, हमने अपनी ज़िंदगी में ये अचीव करना था, ये गोल था हमारा, हमने ये करना वो करना, सब नहीं कर पाते। तो इस सारी कन्वर्सेशन का पर्पस यही था कि आप लोग अपने लिए भी टाइम निकालें, आपकी अपनी ज़ात का, आपके अपने वजूद का, आपकी अपनी बॉडी का। इनफैक्ट अब अक्सर हम देखते हैं कि हम बाकी तो सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़ात के लिए। और बहुत सारे लोग इसलिए फैमिली के लिए 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं। लोगों की फाइनेंशियल बेचारों की कंडीशंस भी ऑब्वियसली आजकल ऐसी हैं। लेकिन उस सारे के बीच में अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी, अगर आप 40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे, या आपको खुदा न खास्ता शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, तो फिर उसके बाद कौन करेगा ये? तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि अपने आप को वक्त दिया जाए, चाहे दिन में 30 मिनट 1 घंटा डेडिकेटेड अपनी ज़ात के लिए हो, जिसमें आप अपने साथ वक्त गुजारें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करें। और बाकी वक्त तो आप ऑफिस, घर, सबके लिए। इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आपने वो करनी है। आपने दूसरों को खुश करने के लिए कोशिश ये करनी है कि जिंदगी उस तरह से अपनी गुजार नहीं देनी, थोड़ा सा दूसरों को खुश है। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सिचुएशन। आज इसी नोट पर मोबाइल में भी बैलेंस बहुत जरूरी है, और जिंदगी में बैलेंस। 5 मिनट से ऊपर कॉल करेंगे तो टैक्स लग जाएगा। ये हमने वैसे ही कहा, वैसे हुकूमत आपको याद कराया कि आपने ज्यादा चौड़े नहीं होना। हेडलाइंस की जानिब चलते हैं। हेडलाइंस के बाद आते हैं। पाकिस्तान अब अमेरिका के साथ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए ईवीएम्स नागुज़ीर, ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर तजावीज़ दे, सुनने को तैयार हैं वजीर आजम इमरान खान। महंगाई के मारे अवाम को हुकूमत का नया तोहफा। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल की कीमत में 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। बाबा लक्ष्मण की आंखों में मोहब्बत की नमी देखी, सेगमेंट सफर है शर्त। और कबाइल को बच्चों की तालीम हासिल करवाने पर रजामंद करवाकर डायना अवार्ड 2021 जीतने वाले इज्जतुल्लाह होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। मैं आज के सफर शर्त के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत कुछ बिकॉज़ वी लव बाबा लक्ष्मण। क्या जबरदस्त कैरेक्टर हैं। अब जब भी कभी थर जाएंगे, अभी मेरा इरादा है कि हम उनसे जरूर मिलेंगे। अच्छा जी, अब आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने धुआंधार खिताब किया कल। गुज़िश्ता रोज़ वैसे बड़ा ही
बड़ा हैपनिंग दे रहा, वेदर इट्स बिलावल भुट्टो जरदारी वर्सेस शाह महमूद कुरैशी या फिर इमरान खान साहब का इतना तवील खिताब जो कि अपोजिशन भी सुन रही थी, तो बड़ा मौजज़ाना था ये। दबंग खिताब किया वज़ीर आज़म ने, कौमी और बैन अवी इशूज़ पर हुकूमती मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया। बजट पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने अपनी मुआशी कामयाबियाँ गिनवाई, मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक के ताउन का शुक्रिया अदा किया और मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को पहली बार बराह रास्त, ये बड़ी डेवलपमेंट थी, इंतखाबी इस्लाहत के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की ऑन द फ्लोर दावत दी। बिल्कुल, जिसे सियासी तौर पर बड़ी डेवलपमेंट भी करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमहूरियत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंतखाबी इस्लाहात को नागुज़ीर करार देते हुए बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वाहिद रास्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं। उन्होंने मुल्क में 1970 के बाद तमाम इंतखाबात मतनाज़ा रहे और हालिया ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन भी मतनाज़ा हुए। हमारी कोशिश है कि ऐसी रिफॉर्म्स हों, ऐसी रिफॉर्म्स लाई जाएँ जो इलेक्शन हारने वाला भी खुले दिल से इलेक्शन को तस्लीम करे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर काफ़ी काम किया है, अपोजिशन भी अपनी तजावीज़ दे सुनने के लिए तैयार है, ऐसा कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के। इससे पहले आज कौमी असम्बली में हम बात करें, जो कल मौजा हुआ उसकी बात करें, तो वज़ीर आज़म ने तकरीबन 3 साल में पहली बार अपोजिशन की मौजूदगी में बिला रोक टोक तवील और एक पुरसकून खिताब किया, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन के तकरीबन 96 अरकान ने न सिर्फ वज़ीर आज़म की तवील खिताब को अच्छे बच्चों की तरह खामोशी से सुना, बल्कि अमरीका के मामले पर डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को दाद भी देते रहे। असल में सारे पार्लियामेंटेरियंस, हम इसमें तो कोई शक नहीं कि मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, इमरान खान की तरह कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसमें सारी बात में दिलचस्प बात पता है क्या है, जब इमरान खान साहब अपनी मुआशी तरक्की और अपनी अचीवमेंट्स गिनवा रहे थे ना, मेरी बिजली चली गई थी। तो मैंने कहा खान साहब ये क्या, खैर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बात करें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करें, आसिफ अली जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ समेत अपोजिशन की सीनियर क़यादत वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान ऐवान से गैर हाजिर थी, जिनको होते तो अच्छा था, लेकिन खैर दूसरी जानिब हम अगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब की बात करते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म की पेशकश को मुस्तरद कर दिया उन्होंने और वाज़ेह किया कि अपोजिशन बराह रास्त गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेगी। गवर्नमेंट अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के पास ले आए, अपोजिशन भी इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ देगी और फिर उसके बाद हम इस पर अमल करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है। इस वक्त राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद भी हैं और उनसे हम बात करते हैं कि वो एक तो उन्होंने इसको मुस्तरद क्यों किया इन तजावीज़ को और मज़ीद उनकी क्या सोच है। सबसे पहले तो राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये तकरीबन 3 सालों का किस्सा है और 3 साल में पहली बार अपोजिशन की मौजूदगी में वज़ीर आज़म ने बिला रोक टोक तवील और पुरसुकून खिताब किया है और तकरीबन 96 अरकान ने न सिर्फ ये खिताब सुना बल्कि कुछ मामलात पे वज़ीर आज़म को डेस्क बजाकर दाद भी दी। ये तो मौजज़ा है राना साहब। देखिए, इसमें एक तो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच पर जो ऊधम और हल्ला गुल्ला किया था हुकूमती बेंचेस ने और उसके बाद फिर जो बात बाद में सेटल हुई तो हमारी तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर को नहीं सुनेंगे तो फिर इसमें कोई आपका मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी बात नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर को, जो कि उस दिन फिर कुछ तकरीबन 2.5-3 घंटे जारी गई, तो इन्होंने उसे रिस्पेक्टफुली और एहतराम के साथ खामोशी से सुना। तो आज फिर स्पीकर साहब ने हमारे साथ इस बात का मुकालमा किया था कि जी प्राइम मिनिस्टर की बात जो है वो सुनी जाए और डिस्टर्ब ना किया। तो हमने ये शर्त रखी थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी बात करे, बजट से मुतल्लक बात करे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करे और अपोजिशन के खिलाफ कोई नाजेबा बात या जिस किस्म की तकारीर वो इससे पहले करते रहे हैं या वो बाज़ जगह पे जब वो फील्ड में होते हैं तो करते हैं, तो अगर वो ना करेंगे तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की जो नागवार हुई, नाजेबा हुई और हमारी लीडरशिप के खिलाफ हुई तो फिर हम जो है उनको डिस्टर्ब करेंगे और फिर तकरीर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो उसके बाद हम फिर बैठे हैं और हमने उनको सुना। तो ये भी शायद 3 साल में पहली मरतबा हुआ है कि डाकू डाकू चोर चोर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो 3 साल में तो तकरीर यहीं से शुरू, यहीं पे खत्म होती रही है। लेकिन आज ये पहला मौका है कि प्राइम मिनिस्टर ने
ना तकरीर को यहाँ से शुरू किया ना ही यहाँ पे खत्म किया, बल्कि उन्होंने अपनी बात की और उसके ऊपर किसी को इतराज नहीं। राणा साहब, हम कह रहे थे मोजा ही हुआ है और वाकई ये मोजा ही है कि हम तो चाहते हैं कि ये मोजे होते रहे, कौमी इजलास पुरम तरीके से चलाना डेफिनेटली एक अच्छी बात है। तो क्या हमें एक्सपेक्ट करें कि आइंदा अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट के अंदर यही डील हमें देखने को मिलेगी जो हमने कल देखा कि वजीर आजम खिताब कर रहे थे और पुरसकून और अच्छे बच्चों की तरह खिताब सुना गया? ये हमारी तरफ से उनको ये इससे पहले भी ये बात उनके साथ होती रही है कि अगर आप अपने मिनिस्टर्स को, जिसमें सरफहरिस्त मुराद सईद और बसा औकात फवाद चौधरी साहब हैं, अगर वो वहाँ पे इंतहाई इंतकामी घटिया फजूल गुफ्तगू ना करें और अपोजिशन के मुतल्लक जो है वो नाजेबा मुकालमे ना बोले, तो हम उनकी बात सुनेंगे और उसका जो है वो दलील के साथ, दलाइल के साथ उसका जवाब भी देंगे। सही। तो ये हमेशा जो है ये उनकी तरफ से ये बात जो है शुरू होती रही है। तो अब भी अगर वो इस तरह से शुरू करेंगे या जिस दिन भी ऐसी बात करेंगे तो उसका जवाब तो फिर उसी तरह से होगा। सही। और अगर वो दलील के साथ बात करेंगे तो फिर उसी तरह से दलील के साथ जो है उनका ठीक, ओके। मफाहमत, अगर मफाहमत मिलेगी, मफाहमत होगी, दोनों तरफ से ही होगी। अगर अपोजिशन लीडर की हम बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की, गुज़िश्ता रोज़ जब बजट मंजूर हो रहा था, इसाम मौके पे भी नहीं थे और सिर्फ वो नहीं 14 नून लीगी अरकान दीगर भी मौजूद नहीं थे, गैर-हाज़िर थे। आज भी हम अगर शहबाज शरीफ की बात करते हैं तो कौमी असम्बली के अंदर न सिर्फ मौजूद नहीं थे, दूसरी जानिब बिलावल साहब की जानिब से भी एतराज़ात उठाए गए। तो वो जिसे कहते हैं पंजाबी में इन्नू फिर अस्सी मफाहमत ही समझिए राना साहब नून लीग की तरफ से। तक मियां शहबाज शरीफ साहब का तलक है, आपके लम्बे होगा कि उनके फर्स्ट कजन चचाजाद भाई उनके बिल्कुल जवान थे, सेहतमंद थे और वो अचानक जो है वो ड्यू टू हार्ट अटैक उनकी जो है वो डेथ हुई। वो पूरी फैमिली के लिए और मियां साहब के लिए सदमे की बात है। तो इसलिए वो जो है वो सभी के इल्म में है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी इल्म में है। तो उन्होंने कोई गिला नहीं किया, लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है और ये हम भी समझते हैं कि मियां साहब अगर ये हादसा उनसे ना होता और वो यहाँ पे मौजूद होते तो यकीनन अपोजिशन की हाजिरी में जो है वो बेहतरी होती। बाकी जो हमारे लोग गैर हाजिर थे उनमें से 6 लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी बाकायदा जो है वो रिक्वेस्ट मौजूद थी पार्टी के पास भी और स्पीकर के पास भी, जिस तरह से हमारे जोरी साहब हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं, परवेज मलिक साहब हैं, मियां शहबाज शरीफ इस वजह से नहीं आ सके, खान अब्बासी साहब जो है वो थे, उसमें जो है वो एयरपोर्ट में उनकी वहाँ की तारीख थी। इमरान शाह साहब की वालदा जो है वो बड़ी सीरियस है, हॉस्पिटलाइज है। उस तरह से जो है वो लोगों की जो है वो मजबूरी थी। बाकी हमारे कुछ लोग जो थे वो थोड़ा जो है वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से जो है वो हाजिर नहीं हो सके। 2-3 लोग जो है वो वोटिंग के अमल के बाद वहाँ पे पहुंचे, लेट हो गए। तो इसके अलावा कोई और वहाँ पे कोई सच यानी टोटल लेकिन वो जाती मजबूरियां तो राना साहब यकीनी तौर पे सबकी ही होती हैं और बिल्कुल इंसान है, इंसानों के साथ ये लगा रहता है। लेकिन ये मौका बड़ा अहम था पार्लियामेंटेरियंस के लिए। इफ़ आई से दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बजट की मंजूरी का, तो ये इसके ऊपर जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो होना चाहिए, जिस पे फिर बाद में ओबियसली आपको और आपकी पार्टी को तनकीद भी सुननी पड़ी, अपोजिशन की जानिब से भी, बिलावल साहब की जानिब से भी तनकीद सुननी पड़ी। खैर बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल की स्पीच, जैसे कि इमरान कह रहे, बहुत इंपॉर्टेंट भी रही और उन्होंने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहत पर पहली मरतबा जो कह ले बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश की है। आपके नज़दीक क्या अपोजिशन जो है ये इंतखाबी इस्लाहत गवर्नमेंट के साथ जो कह ले एक टेबल टॉक करने को तैयार है, बैठने को तैयार है? साथ बैठने को तैयार नहीं है। इंतखाबी इस्लाहत के लिए मुशर्रफ पाकिस्तान एक आईनी और इंडिपेंडेंट अदारा है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क में पीएम पे इलेक्शन होने चाहिए। हमने इनको कहा है कि आप अपनी तजावीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, हम भी वहाँ पे जाके रखेंगे और जिन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस होगा उसके मुताबिक बिल्कुल पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करे। इलेक्शन लॉज में हमेशा
कंसेंसस के साथ ही जो है वो कानून साजी होती रही है, और कंसेंसस के साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसी जमातें जब स्टेक होल्डर होती हैं तो सबका कंसर्न होता है। तो ये यकतरफा तौर पर जिस तरह से इन्होंने बुलडोज किए हैं, इस तरह से लेजिस्लेशन नहीं होती। उस लेजिस्लेशन की वापसी के लिए इन्होंने कमेटी एक बनाई है, हम उस पर क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें अपोजिशन को ठीक है, जो है वो मौका ही नहीं दिया गया बात करने का। सही। हम उसमें देखते हैं कि वो कमेटी क्या फैसला करती है। ठीक है, आखिर में राना साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान कल भी मैंने कोट किया था, फारूक हबीब साहब से जब बात हो रही थी, वो हुकूमत से हैं, आप ओपोजिशन से हैं, लेकिन वो बयान ओपोजिशन को सूट नहीं करता। और इस वक्त खैर उन्होंने तो ये कहा है कि ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट ज़्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन इस वक्त इस मांगे तांगे की हुकूमत के सामने ओपोजिशन ऐसा लगता है कि इंतहाई गैर मौसर नज़र आती है, बड़े से बड़ा मौका हो या छोटे से छोटा मौका हो। और बिलावल साहब ने भी इस हवाले से बात की, सामा एक कन्फेशनल टाइप स्टेटमेंट हमें लगी। तो इस मांगे तांगे की हुकूमत जो बकौल जरदारी साहब के है, गवर्नमेंट इसके सामने इतनी बेबस क्यों नज़र आती है? गवर्नमेंट के सामने ये ओपोजिशन इतनी बेबस क्यों नज़र आती है? तो देखिए, इसमें यानी बेबसी वाली बात नहीं होती। बात यह है कि अपोजिशन ने हुकूमत की पॉलिसियों को एक्सपोज ही करना होता है, उनके ऊपर बात करनी होती है, और वो हमेशा अपोजिशन ने बड़ी भरपूर तरीके से की है। इस वक्त भी बजट के ऊपर जो स्पीचेज हुई हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की, एक बड़ी मुतल्लल और बड़ी लंबी स्पीच जो कि 2.5-3 घंटे पे मुश्तमिल है, उससे लेके आखिरी अपोजिशन मेंबर तक जो है वो बड़ी मौसर बात हुई है, और उनका बजट जो है उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया गया है। बाकी और वहाँ पे कोई जो है वो कोई फ्री स्टाइल कोरेक्शन तो नहीं होनी होती, लेकिन वो भी जब इन्होंने अपोजिशन लीडर की तकरीर के मौके पे करने की कोशिश की है, तो उस वक्त भी इनको जो है वो बिल्कुल इनका जवाब पत्थर, जो इन्होंने कहा, जैसा नारा इन्होंने लगाया वैसा ही उनको जवाब मिला है। तो अपोजिशन ने जो है वो हमेशा ऐसी चीजों में पहल तो नहीं की, लेकिन उसके बाद जब भी सूरत हाल को हुई है वो, लेकिन हमारा इशारा जो था ना वो शहबाज शरीफ की उस स्टेटमेंट की तरफ था कि बजट कतई तौर पे मंजूर नहीं होने देंगे। बिलावल ने भी यही कहा था। फिर उससे पहले जो मुख्तलिफ डेट्स आती रहीं कि इससे आगे ये हुकूमत नहीं चलेगी, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी, जनवरी में ख़त्म हो जाएगी। तो वो गैर मौसर अंदाज जो है ना वो उसमें हम कह रहे थे। बहरहाल मौक़िफ़ हम तक पहुँचा। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और अपनी जमात का और अपोजिशन का मौक़िफ़ हम तक पहुँचा रहे हैं। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे बजट और हुकूमती दावों की। तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपना तीसरा वफाकी बजट कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया है। गुज़िश्ता रोज़ ज़मीनी बजट और सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दे दी गई। गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल में दूध पर 10% सेल्स टैक्स बरकरार रखने का फैसला किया है, जबकि 5 मिनट से ज़ायद मोबाइल फ़ोन कॉल पर 75 पैसे FG लागू होगा। और इसके साथ साथ कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बात करें तो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने दावा किया है कि 74 सालों में पहली मर्तबा गरीबों के लिए रोड मैप दिया गया है। बिल्कुल, और इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म जिस रोड मैप को इमरान खान ने भी सराहा है और इस पर खुशी का इजहार करते हुए कल उन्होंने न सिर्फ इमरान खान साहब ने अपनी मुआशी टीम को दाद दी, बल्कि उन्होंने कहा कि ये बजट मेरी विजन के मुताबिक है। इमरान खान साहब के अल्फाज को कोट कर रहा हूँ, हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन बजट के बाद दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत इसकी वजह इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर इंक्रीज बताती है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये, अच्छा ये जिन्होंने कल रात को नहीं सुना उनको मैं बता रहा हूँ व्यूवर्स को, पेट्रोल के अंदर 2 रुपये और डीजल की कीमत में 1 रुपये 44 पैसे इजाफा हो गया। अब जब भरवाने जाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर मामले खसूसी बराए सियासी उमूर शहबाज गिल ने ट्विटर पर बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में इजाफे की वजह से ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 5 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 44 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी थी। ताम वज़ीर आज़म ने आवाम का ख्याल रखते हुए इस कमी को ज़्यादा, इस इजाफे को ज़्यादा नहीं किया और सिर्फ 2 रुपये तक कुछ पैसों तक महदूद रखा। नहीं, गिल साहब ने बताया, मुझे लगता है ट्वीट उन्होंने एक ही रखी हुई है, बस आदादो शुमार चेंज करके वो हर दफा ट्वीट कर देते हैं कि अगर कुछ सियासतदानों के ट्विटर ना चलें तो क्या होगा। आई वंडर कि अगर कुछ सियासतदान उनके पास इतने पैसे ना हो कि वो पेट्रोल डलवा सकें तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनके पास होते हैं तो इसलिए उनको कदर नहीं आती ना। खैर, इस वक्त डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी हमारे साथ मौजूद है, हुकूमती मुआशी टीम का भी हिस्सा है और प्राइम मिनिस्टर की उस विजन का भी हिस्सा है जिसका कल बार बार प्राइम मिनिस्टर ने तज़किरा किया
डॉक्टर साहब थैंक यू भाई। बार बार ये बात पूछना अजीब भी लगता है लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि शायद हमारी आपकी गाड़ी तो चल जाती है, पेट्रोल डल जाता है, 2-4 पैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो शख्स जो एक खेत के अंदर सब्जी उगा के मंडी तक लेके जाता है, या वो शख्स जो रोज़ाना नौकरी पर एक मजदूर जाता है 15-20 रुपए किराया लगा के, जब उसके महीने के बजट में 1000-1500 या 2000 का फ़र्क पड़ जाता है तो उसकी फैमिली के ऊपर बड़ा बर्डन आ जाता है। उसकी वजह से या तो उसे अपना एक बच्चा स्कूल से उठाना पड़ जाता है, या एक वक्त की रोटी कट करना पड़ जाती है, या फिर एक सीजन के कपड़े नहीं ले पाता वो बेसिक बात है जो मैं कर रहा हूं। हुकूमत को लगता है कि जी 6 रुपए बढ़ाना था, सिर्फ 2 रुपए बढ़ा है, लेकिन प्रेशर तो आम आदमी पे पड़ता है, सोल्यूशन अभी तक नहीं आ रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब जी, मेरा ख्याल है कि हम आपके इस प्रोग्राम में एक से ज्यादा दफा ये बात कर चुके हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत में जब तक इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा होता रहेगा, पाकिस्तान में उसका इजाफा जो है वो नागुज़ीर है, वो हो रहा होगा। ये अलग बात है कि उस प्रोपोर्शन से हुकूमत जो है वो नहीं कर रही जितना कि होना चाहिए था। अभी जो अगस्त के सौदे हो रहे हैं, जो आज का रेट है वो $76 पर बैरल है। एक महीना पहले यही सौदे जो थे ये $66 पर बैरल में हो रहे थे, $10, यानी अगर आप उसको 150 से 160 रुपए के हिसाब से देखें तो तकरीबन 1600 रुपए पर बैरल। इसी तरीके से अगर आप एक महीना और पीछे चले जाते हैं तो $10-15 का मजीद फर्क पड़ जाता है। तो हुकूमत जो होती है वो जाहिर है जब इंपोर्ट करेगी, जो जिस प्राइस पे भी वो इंपोर्ट करेगी उस प्राइस पे ही उसको आइडली बेचना चाहिए एनर्जी सरप्लस कंटेन करने के लिए, लेकिन उस हिसाब से पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा। लिहाजा ओगरा की सिफारिश के बावजूद प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको पार्शली एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आप IMF का दबाव देखें तो IMF बारहा कह चुकी है कि ओगरा और नेपरा को खुद मुख्तार कर दिया जाए ताकि जो भी वो रिकमेंडेशन करते हैं वो एज सच पास ऑन हो जाए कंज्यूमर पे, जबकि हुकूमत वो करने में रिलेक्टेंट है। अब महंगाई में इसमें दो तरह का हो सकता था, एक तो जो कि बजट के दिनों में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या पेट्रोलियम लेवी जो है वो टारगेट चूंकि उस पर रखा गया है क्या वो बढ़ गई, तो लेवी अभी नहीं बढ़ी है, लेवी का वही एग्जिस्टिंग लेवल है तकरीबन $3.10। और वो भी बढ़ना है डॉक्टर साहब, एक्सपेक्टेड है? ये अल्टीमेटली ये बढ़ना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ पे जाके रुकती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर तो ये $80 पर बैरल के लगभग रहती हैं तो शायद हुकूमत पे इतना दबाव नहीं होगा लेवी बढ़ाने का, लेकिन अगर ये कीमतें मजीद बढ़ती हैं तो फिर इसको पास ऑन करना पड़ेगा हुकूमत को। और फिर जारी बात है बिजली भी महंगी होगी फ्यूल की मद में, तो बिजली में भी फिर स्लैब जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है कि बिजली के स्लैब बढ़ा दिए जाएं और वो जो लोअर क्वांटम है उनको सब्सिडी जो है वो दी जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम भी जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने एक हमें इन्फॉर्मेशन कह लें या मशवरा भी कह लें, आपने हमें बताया था, वो ये था कि टारगेटेड लोगों को, ये आपने एक एग्जांपल दी थी कि एक शख्स जो प्राडो चला रहा है और एक शख्स जो बाइक चला रहा है या रिक्शा चला रहा है उसको उसकी पेट्रोलियम प्राइस में भी फर्क होना चाहिए। हुकूमत ने कोई काम किया इसके ऊपर कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर या तो डेडिकेटेड स्टेशंस लगा दिए जाए कि जो बाइक वाला है वो उस स्टेशन से डलवाए, उससे सस्ता मिलेगा, और बड़ी गाड़ी वाला या अच्छी गाड़ी वाला दूसरे से डलवाए जिसको नॉर्मल प्राइस पे मिलेगा। इस पे कुछ काम हो रहा है? ये अच्छी तजवीज़ थी। देखिए, इस पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो नई सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो कंपाइल हो रही है NSCR में, उसमें पूरे पाकिस्तान में जाके ये डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। आई होप कि ये जुलाई के एंड तक या अगस्त तक हुकूमत के पास ये तमाम एक रियलिस्टिक दादोशुमार जो है वो मिल जाएंगे। तो इस वक्त घर घर जाके जो एहसास की टीम्स हैं वो लोगों का उनके वेल बीइंग सर्वे उसको कहा जा रहा है, खुशहाली सर्वे, तो वो खुशहाली सर्वे कर रही हैं और उसके मुताबिक जो भी फिल्टर उसमें लगाए जाएंगे आपके पास एक बड़ी क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि किस शहर में कितने % लोग हैं जो कि किस इनकम लेवल से नीचे हैं, और फिर उन तक आप टारगेटेड सब्सिडी जो है वो पहुंचा सकेंगे, या तो वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की शक्ल में हो या वो किसी और शक्ल में हो। इसकी एक से ज्यादा मोडालिटी हो सकती है, लेकिन इसमें जो पहली हर्डल थी वो थी डाटा, और डाटा की कलेक्शन जो है वो पंजाब के फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी नॉलेज में है कि पंजाब में 70% से ज्यादा डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। तो ये पिछले 1.5 साल से ये डाटा इकट्ठा किया जा रहा था, बल्कि ये जो कोविड की जब पहली लहर आई थी तो जो पैसे कुछ लोगों को घर बैठे SMS मौसूल होना शुरू हो गए थे कि जी आप जो है क्वालिफाई कर रहे हैं और आप आके पैसे ले जाएं,
अपना बायोमेट्रिक करवा के। एहसास का तो खैर मेरा ज़ाती तजर्बा भी रहा है। अब मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है जो गरीब फैमिलीज थी। एहसास इज बीन अ सक्सेस स्टोरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी ठीक है, कमियां कोताहियां हर जगह पे होती हैं, लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि इसका काफी लोगों को फायदा हुआ है। वी मस्ट अप्रिशिएट। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट ने दूध पर 10% जो सेल्स टैक्स है वो बरकरार रखने का फैसला किया है, जबकि 5 मिनट से ज्यादा मोबाइल फोन कॉल्स पर भी बात कर रहे थे 75 पैसे जो FAD लागू होगा। तो ये कितने अवाम दोस्त फैसले हैं आपके नजदीक गवर्नमेंट के? देखिए, दूध पे, डेयरी प्रोडक्ट्स पे पिछले काफी अरसे से तजवीज़ चल रही थी कि उनको जो सेल्स टैक्स, जो नॉर्मल सेल्स टैक्स है उसमें ले आया जाए। इस वक्त भी अगर आप देखें तो पहले वाले जो फाइनेंस बिल में तजवीज़ थी उसके मुकाबले में उसमें रिडक्शन हुई, इजाफा जो है वो नहीं किया गया। असल चीज़ ये है कि हुकूमत की चादर को आप देखें ना, रेवेन्यू तो वही है। अब या तो सारे टैक्सेस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर से ले लिए जाएं, या सारे टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट ले लिए जाएं, या डायरेक्ट उस पर टैक्स लगा लिया जाए। रेवेन्यू तो किसी न किसी शक्ल में पूरा होना है। अब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकेगा कि रेवेन्यू पूरा करने की कोशिश जो है वो ना की जाए। दूध की ये प्रोसेस मिल्क की बात हो रही है। अब प्रोसेस मिल्क में अगर हम देखते हैं जो टेट्रा पैक में दूध आता है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि जब उसका रेट बढ़ेगा तो खुला दूध भी ग्वाला जो है उसको बढ़ा देगा। एक टेम्पटेशन होगी कि उसका रेट बढ़ जाए, लेकिन खुले दूध पे तो किसी किस्म का कोई GST नहीं है। अच्छा, और हमें यही एक चीज समझ नहीं आती। हमारी वजीर इत्तलात फवाद साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था ये दूध पे टैक्स नहीं है, उसकी पैकिंग पे टैक्स है, लेकिन जो खरीदता है वो पैकिंग समेत ही खरीदता है, तो ऑब्वियसली उसकी जेब से तो ज्यादा ही पैसे जाते हैं। तो लॉजिक समझ नहीं आती। खैर, लेकिन हम ये देखते हैं ना कि कितने % कंज्यूमर हैं जो कि आपके टेट्रा पैक वाला मिल्क जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे, आपने जो कि कहा ना कि रेवेन्यू तो बढ़ नहीं रहा, तो क्यों नहीं बढ़ रहा रेवेन्यू? एक जानिब हम कह रहे हैं कि मईशत की, मैं ये कह रहा हूँ कि रेवेन्यू पूरा करने के लिए हुकूमत को कहीं ना कहीं पे तो टैक्सेस लगाना होंगे। जी, मैं डॉक्टर साहब उसी हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि एक जानिब कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बड़ी बूम पे चली गई है, सीमेंट सबसे ज़्यादा फरोख्त हो रहा है, बाइक सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा ज़राअत सबसे अच्छी हो गई है। तीसरी जानिब उन्होंने कहा कि 2.5 बिलियन रेमिटेंसेज आ गई हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। ये तो सारे बड़े अच्छे मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, उसके बावजूद फिर हम रेवेन्यूज़ या कम से कम गरीब को देने के लिए फिर हमारे पास रेवेन्यूज़ क्यों नहीं है, क्यों नहीं बढ़ रहे अगर मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है? देखिए, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। आपने कल अपना 4.7 ट्रिलियन का जो रेवेन्यू टारगेट था वो हासिल कर लिया, बल्कि थोड़ा सा उससे ज्यादा हो गया। इस साल का जो टारगेट है 5.8 ट्रिलियन, हुकूमत उसको हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही होगी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो जो रेवेन्यू हासिल करना है, या तो आप उसको डायरेक्ट जो है इनकम पे टैक्स लगा लें, या आप उसको इनडायरेक्ट मैयर से ले लें। अब जो इस वक्त जो ख्याल है कि वो लोग जो कि प्रोसेस मिल्क इस्तेमाल करते हैं, शायद उनका इनकम लेवल थोड़ा सा बेहतर है। अगर उनको उसमें कुछ एडिशनल जो देना पड़ जाता है GST की मद में, तो वो अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन खुले दूध पे टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए, ताकि खुला दूध जो है एक आम कंज्यूमर की जरूरत है वो उसको कंज्यूम करे। जो अंदरूनी हमारे लाहौर है, रावलपिंडी, कराची है, वहाँ पे आपको पता है या तो डॉक्टर साहब खुला दूध मिलता नहीं है, अगर मिले तो वो इतना उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है, वो उसके ऊपर अवाम बेचारे बीमारी होते हैं। खैर, इट्स अ लॉन्ग डिबेट। थैंक यू वेरी मच। आपने इनिशियली अपने रिमार्क्स हमारे पहुंचाए, अपना तजिया दिया। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम मजीद इस पर बात करें। हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब मौजूद थे, हमारे मईशत, जो कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मौजूदा बजट के ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे थे। ठीक हो गया जी। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में अब आपको बताएंगे कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल तख्लीकी और बासलाहियत नौजवानों को पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पेश करने के साथ साथ जो कहले आला तर्ज की जो मुख्तसर या शॉर्ट फिल्म्स तैयार करने का मौका भी फराम कर रहा है, ताहम कौमी सतह पर उन्हें अपना काम पेश करने के काबिल भी बनाया। आज हमारे साथ इस काम में शॉर्ट फिल्म बनाने वाली ईमान मुनीर मौजूद हैं, जिन्होंने NASFF जिसने उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की। उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी और जो फिल्म का नाम है बैंगल्स द कलर्ड वीड्स ऑफ पाकिस्तान। 5वीं पोजीशन हासिल की इन्होंने ये शॉर्ट फिल्म बनाकर, और इसमें इन्होंने ईमान हैदराबाद में जो छोटे और दरमियाने दर्जे के चूड़ी के कारखाने हैं उनको दिखाया गया है।
और इस वक्त ईमान हमारे साथ बिल्कुल, मौजूद और है। क्या जबरदस्त टॉपिक इन्होंने चुना है। मैं अक्सर मिस करता था कि हैदराबाद में इतनी अच्छी हमारी चूड़ियां चूड़ियां बनती थी, बनती बड़ा है। मशहूर था, तो अब उस तरह की धूम होती नहीं है। तो खैर हम ईमान से बात कर लेते हैं। ईमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तो ये कि बहुत ही आपको मुबारक हो, आपने अवार्ड विन किया और आप हमारी इस वक्त ऑब्वियसली कौमी हीरो हैं, और आप जैसे जितने भी हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, इस टॉपिक को कैसे चूज किया और ऐसा क्या डिफरेंट दिखाया आपने इस टॉपिक को लेकर जिससे आपको अवार्ड मिल गया इस पे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली हमने जब ब्रेनस्टॉर्म किया आइडियाज़ के हमने क्या, तो हमने कोशिश की कि उनके साथ जस्टिस किया जाए, उनकी मेहनत को हम लोगों को दिखाएं कि ये चूड़ियाँ जो कांच की होती हैं, इतनी नाजुक होती हैं, ये बनती कैसे और हम तक पहुँचती कैसे हैं। वैसे आई वंडर ईमान, ये बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और जो हम देख रहे हैं उससे भी अंदाजा हो रहा है। अच्छा ईमान, ये जानना चाहेंगे किस कैटेगरी में आपने प्राइज विन किया, उसके साथ साथ जब आप इस फिल्म को शूट करने, इस डॉक्यूमेंट्री को, इस फिल्म को बेसिकली शूट करने गई, तो वहां पर आपने किस तरह के मनाजिर देखे, हम जरूर जानना चाहेंगे। ये मेरी कैटेगरी थी एम्पावरमेंट थ्रू एसएमईज। तो हमने बेसिकली शो करना था कि लोग पाकिस्तान में जो कारोबार चल रहा है, तो उसमें पाकिस्तान की मीरास भी हमें शो करनी थी। दूसरा ये कि लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो हमने एम्पावरमेंट थ्रू एसएमईज में पार्ट लिया था। वहाँ जाके हम लोग भी इतने नावाकिफ़ थे, हम लोग को लगता था कि हम जो समझते हैं कि चूड़ियाँ जो है वो कैसे बनती हैं, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि औरतें जो है वो कोई किसी किस्म का जो प्रोटेक्शन हाथों में नहीं पहनी हुई होती, अच्छा। कोई ग्लव्स उनके हाथ में नहीं होते, वो इतना यूज्ड टू हो चुकी होती हैं अपने उस काम से, तो वो कांच भी ऐसे ही चुन रही होती हैं। फिर हमने उनको देखकर हैरत हुई कि वो जो है वो इतना उनको आदत हो चुकी है अपने काम से, इस तरह वो मोहब्बत करते हैं इतना, हालांकि उसमें तकलीफ दे काम है ये। फिर उसके दूसरे मरहले में जब हम जाते हैं नीचे, तो हम भट्टी में गए थे शूट करने। तो भट्टी में जब कांच डाला जाता है तो फिर वो उसका एक टेम्परेचर होता है, वहाँ पे रहना, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हमने जाके समझा कि इतनी हीट में वहाँ पे कांच पिघलाया जाता है। फिर इसी तरह से उसके तीसरे चौथे मरहले पे हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पे चूड़ियों को पे एक मखसूस जगह है, उनका एक कारखाना होता है जहाँ पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ पे चूड़ियों की कटाई होती है, चूड़ियों पे टांके लगते हैं। तो ये सारे मनाजिर हमने कोशिश की कि हम जितना हो सके हम उस 12 मिनट में, 10 मिनट में, हम जो हमें टाइम दिया गया था, हम उसमें समेट सकें और चूड़ी का एक पूरा जो प्रोसेस हम दिखा सकें। मेरे ख्याल में तो आपका आइडिया कैची था कि बाद में उसकी एग्जीक्यूशन तो खैर आपने अच्छी की ही है, हमें नजर भी आ रहा है कि होगी, लेकिन आइडिया ही बड़ा कैची था। आपने इसको कलर्ड व्हील्स ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया है। व्हील तो किसी गाड़ी की बुनियाद होती है, और अगर व्हील अच्छे हो तो गाड़ी सही चलती है। इसका मतलब यह है कि आपने इस इंडस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस दिखाई है कि अगर इसके ऊपर प्रॉपरली वक्त और सरमाया लगाया जाए एज एन एसएमईज, तो बहुत पाकिस्तान को प्रॉफिट हो सकता है और पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकता है इसके अंदर। क्या इसका ये मतलब है ईमान? जी बिल्कुल, हमने इसके नाम पे बड़ा वक्त लगाया, काफ़ी दिन हो गए थे, हम लोगों ने रजिस्टर नहीं किया था फॉर्म। हमने सोचा कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो नाम बेसिकली नाम में हमने एक क्रिएटिव साइड भी उसकी रिफ्लेक्ट की और दूसरा हमने इकोनॉमिक साइड भी इस पर रिफ्लेक्ट करनी थी। तो नाम का मकसद ये है कि कलर व्हील्स, हमने बैंगल्स की जो शेप होती है हमने उसका एडवांटेज लिया। बैंगल्स रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो हमने बैंगल्स को हमने कहा कि ये भाई ये कलर व्हील्स हैं। और दूसरा हमने ये किया कि ये वहाँ पे जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उसमें उनका जो मुआवजा है उससे उनके घर चलते हैं। तो बहुत से लोगों के लिए ये मईशत का एक पहिया है उनके घर। तो एक सीरियस घर का जो एक सीरियस यंगस्टर ईमान को फिर कदर आई उन चूड़ियों की जो कि नॉर्मली आप पहनते नहीं है लड़कियां, और या वैसे ही एक दफा पहन के या कहती है नहीं ये मुझे नहीं, आपको फिर कदर आई कि कितनी मेहनत से बनती है ये? बिल्कुल, हम जब हैदराबाद गए थे तो हम चूड़ी को मुख्तलिफ नजरिए से देखते थे, हम जब वापस आए तो हमारा नजरिया बदल चुका था। हाँ ईमान, वैसे मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को जाकर देखने की जरूरत है, क्योंकि हमें तो महज वो एक चूड़ियाँ लगती हैं जो हम किसी इवेंट में पहन लेते हैं, मार्केट से जाते हैं, चंद पैसों में खरीद लेते हैं। ईमान, एक फैक्टर मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, जिस प्रोसीजर को आपने बताया है अपनी फिल्म के अंदर, ये एक बहुत मेहनत तलब तकलीफ दह प्रोसीजर है, जिस तरह से आपने खुद भी कोट किया। ये जो उजरत का मामला होता है, क्या आपको लगता है कि जितना मेहनत वो खवातीन करती हैं, क्या उनको उसका जो कह लें एक रिवॉर्ड है या उस तरह का मुआवजा है वो उस तरह से मिलता है उनको जब वो मार्केट तक पहुंचती? क्योंकि ये थर्ड मैन के थ्रू भी तो पहुंचती हैं, उसमें भी उनका भी कमीशन है, तो एग्जैक्टली उनको तो फिर इस तरह की मुआवजा नहीं मिलता।
बिल्कुल, ये बात वहाँ जाके हमें हमारा करने का मकसद ही ये था कि ये जो थीम थी इसमें ये था कि जो डाइंग इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान की उनको एक बार फिर से उठाया जाए, वो चीज़ें लोगों के सामने लाई जाएं। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम जाकर लोगों को बताएं कि ये कितनी मेहनत से ये बनती हैं और उनका जो उसके मुकाबले जो उनको मुआवजा मिलता है, जो उनकी उजरत है वो बहुत कम है। तो लोगों को इसकी अहमियत का एहसास हो, इस स्किल की अहमियत का एहसास हो। वहाँ पर लोग खुश हैं अपने इस फ़न से, क्योंकि वो एक उनका नस्ली एक तौर पे चलता हुआ आ रहा है, वो नस्ल दर नस्ल वो ये करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो घर तो चलाना होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह से अगर हम अपने स्किल्स को, हम दूसरों को उसकी अहमियत का एहसास दिलाएंगे तो उम्मीद है कि उनकी उज्जत में भी कुछ इजाफा हो सके। सही। अच्छा ईमान, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जब आपको ये अवार्ड मिला आपकी शॉर्ट फिल्म पे, कैसा लगा आपको? मैं वो आपके जज्बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब आपने एक इतने इम्पोर्टेंट या उस लेवल के इशू को हाईलाइट किया और उसके बाद आपको उसकी अप्रिसिएशन मिली हो, आपको डर था कहीं ना कहीं कि ये जो आपने टॉपिक चुना है ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल डर था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा फेस्टिवल हुआ है, तो इतनी चीज़ें थी पाकिस्तान के बारे में शो करने के लिए। हमने पाकिस्तान को उस नज़रिए से देखा जैसे हम पहले हम नहीं देखते थे। हमने एक दफ़ा दोबारा डिस्कवर किया पाकिस्तान को, तो हमें ज़रूर डर था कि इतनी तरह के कारोबार हो रहे हैं। हमने इंटीरियर सिंध में मौजूद ख़वातीन जो सिंधी ऑर्नामेंट्स बनाती हैं, हमने उनको भी कंसिडर किया था, लेकिन फिर हमने सोचा कि इस पर किया जाए। एक डर ज़रूर था, लेकिन हमने कहा कि चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, हैदराबाद को डिस्कवर करेंगे और इस तरह से पाकिस्तान के कल्चर को डिस्कवर करेंगे। तो डर जरूर था, लेकिन फिर जब जी बिल्कुल जी। तो इस एफर्ट को आप कैसे देखती हैं जो ISPR ने की, फिर हुकूमत भी उनके साथ खड़ी थी, और ISPR बहुत सारे, आई होप आप उन लकी लोगों में से हैं जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर? जी बिल्कुल, जो टॉप 15 लोग हैं उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भेजा जा रहा है। टॉप 15 सारे, ये देखें ना, ये आप हमें नहीं बता रही, लेकिन हमें पता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि आप इस एफर्ट को, इस इवेंट को आप कैसे देखती हैं, और आने वाले वक्त के अंदर आप जैसे जो नए फिल्म मेकर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है और कितना हेल्पफुल होगा अच्छे फिल्म मेकर्स को सामने लाने के लिए, इस पे जरा हमें बताइए। आई थिंक इसका हमें क्रेडिट देना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को, अपनी DG ISPR को, क्योंकि ये जो दोनों की कोलैबोरेशन से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ISPR की कोलैबोरेशन से इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें मैसर हुआ। तो आई थिंक इस तरह की अगर चीज़ें आती रहीं तो ये बहुत फेयर चांस था। एक इसमें ये भी हमें याद रखना चाहिए, ये बहुत फेयर चांस था। इट डजेंट मैटर बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरह से, जी बिल्कुल, आप किस तरह से इसको फाइनेंस करेंगे, कोई इसमें वो नहीं था। और कंटेंट को रिकग्निशन मिली, जिसका कंटेंट अच्छा था उसको बिल्कुल आगे फेयर चांस मिला और वो फाइनल तक पहुंचे, और फिर आगे मजीद 15 को जो है वो स्कॉलरशिप्स दी गई। तो आई थिंक इस तरह की उनको इस सारे अमल के अंदर सबसे अच्छी ये बात है कि आप फर्दर उनको सपोर्ट करें कि वो आगे जाके पढ़े भी, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ना 1 साल के लिए इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी आई गेस। सो ईमान, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज यंग फिल्म मेकर्स को जो आपको देख रहे हैं और जो इस तरह का हम पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, इस तरह के टॉपिक्स को हाईलाइट करके, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मेरा बहुत मुख्तसर सा है। हमें अपनी रूट्स को नरिश करना है ताकि हम ग्रो करें। अगर रूट्स को नरिश नहीं करेंगे तो हम ग्रो भी नहीं करेंगे। अपने कल्चर से जो है वो हमारी जो एसोसिएशन है वो हम चाहें या ना चाहें हम उससे हमेशा एसोसिएटेड रहते हैं। तो जो भी हमारे मुल्क का बाहर इमेज है वो हमारे ऊपर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है, हमें उसका जो है असर वो हम पे आता है। तो अगर लोग हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज भी कर देते हैं, जैसे इस्लामोफोबिया को किया गया है, इसी तरह पाकिस्तान के बारे में जो बाहर अगर अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी वो बेहतर है। तो कि फिल्म मेकर्स के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम इसका एक पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज प्रमोट करें। बिल्कुल, और आप ही वो हमारी इस जनरेशन की यकीनी तौर पे, और आप जैसे जो यंगस्टर्स है वो रूट हैं, और दूसरी जानिब आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे जब आप अमेरिका जाएंगे या किसी बाहर मुल्क के अंदर अपना काम लेकर जाएंगे। तो ओबियसली आप हमारे एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, और आप ही ने रिप्रेजेंट करना है। सो वी आर वेरी होपफुल जिस तरह का काम आपका है। कल भी मैंने एक बात की थी कि नेगेटिविटी दिखा के अवार्ड लेना या अप्रिसिएशन लेना बहुत आसान है, पॉजिटिविटी दिखा के अप्रिसिएशन लेना दिस इज अ जॉब, एंड आप लोग इसको कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं भी आपके साथ हैं। We are so proud of you, ईमान। Thank you so much and we wish you a very best of luck कि आप हमारे US जा रही हैं, आप वहाँ पढ़ें और वापस आएँ, अच्छी मूवीज़ बनाएं और हम आपको फिर ऑन एंड ऑफ अपने शो पे बुलाते रहे। थैंक यू वेरी मच। ईमान मुनीर हमारे जो थी, इन्होंने जी शॉर्ट फिल्म बनाई थी और उस पर इनको अवार्ड भी मिला, 5th पोजीशन उन्होंने हासिल की, और द बैंगल्स द कलर्ड व्हील पाकिस्तान के नाम से इनकी शॉर्ट फिल्म थी और इनको अवार्ड दिया गया। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हाय गर्मी की बात कर लेते हैं। कल तो इतनी शदीद गर्मी थी कि मुझे लगता था वो कहते हैं एग्जाम्पल के सड़क पे अंडा डालो तो वो भी उबल जाए, इस तरह की सूरत हाल थी। आप खुद भी boil और अब आधे तो हो ही गए थे, मुझे लगता था भुन रहे थे। अभी भी आज भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा। स्टूडियोज के अंदर तो माहौल अच्छा है, लेकिन बाहर मुझे लगता है आज भी काफ़ी गर्मी है। इसी के ऊपर हमने बात करनी है। गर्मी का जोर बरकरार है। लाहौर में तो जैसा कि हमने कहा कि तंदूर लग रहा था लाहौर। कल मैंने लिखा भी था लाहौर इज इक्वल टू तंदूर। और 1 जुलाई से मानसून बारिशें शुरू हो जाएंगी, ये कहना था इससे पहले महकमा मौसमियात का, लेकिन अभी तक हुई नहीं है मतलब बारिशें। पूछ लेते हैं हमारे साथ। यकम वैसे आज है। हाँ, डायरेक्टर हमारे साथ डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, उनसे हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कहा जा रहा था कि 1 जुलाई से मानसून बारिशों का आगाज होगा और गर्मी की शिद्दत अभी तक उसी तरह से बरकरार है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कल भी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में शदीद गर्म दिन था और इस वक्त भी जो है मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में शदीद गर्मी है। लेकिन आज रात से मुल्क के जो बालाई हिस्से हैं उसमें कश्मीर है, खित्ता बुटवार है, लाहौर, गुजरांवाला, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला हैं, इसमें रात के वक्त जो है वो कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है, जिसमें आंधी उसके साथ गरज चमक और बारिश। तो उम्मीद है कि 1 वीक ऑफ जुलाई से जो अब स्टार्ट हो गया आज से, तो सर्टन रिलीफ जो है वो मिलना शुरू हो जाया करेगा और जो वक्त गुजरेगा जुलाई का महीना, तो जो मानसून एक्टिविटी है उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, या आंधी का आपने जिक्र खुद ही कर दिया। लाहौर में हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि बारिश कम, आंधी ज़्यादा होती है, गर्द आलूद हवाएं ज़्यादा चलती हैं। ये भी क्या कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से है कि बारिश कम होती है, इसकी निस्बत इस्लामाबाद जैसे इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है, ओबियसली उससे मौसम ज़्यादा बेहतर हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जो जहाँ पे जिन एरियाज में लूज डस्ट या लूज सैंड अवेलेबल होगी, अगर तेज हवा चलेगी तो हवा की वजह से वो लूज डस्ट या सैंड जो है वो हवा में शामिल हो जाती है और वो आंधी या गर्द उलूद हवाएं की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो मैदानी इलाकों में क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट ज़्यादा होती है, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वहाँ पे जो है वो जो तेज हवाएं हैं वो आंधी या गर्द उलूद हवाएं की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बारिशों की नौयत के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि मानसून बारिशों में ऑब्वियसली इंटेंसिटी का फर्क होता है, तो क्या बारिशों की इस बार रहेगी नौयत ओवरऑल? जहाँ तक पूरे मानसून सीजन का सवाल है कि पूरे मानसून सीजन में पाकिस्तान भर में कैसे बारिशें होंगी, तो वो तो नॉर्मल रेनफॉल्स एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि पूरे पाकिस्तान में पूरे मानसून सीजन में नॉर्मल रेंज की में बारिशें होंगी, जिसमें पंजाब के जो बालाई अजला हैं उसमें रेंज में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं। इसी तरह नॉर्दर्न बलूचिस्तान और कश्मीर के अजला में नॉर्मल से स्लाइटली अबव नॉर्मल जो है वो रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसमें ये है कि क्योंकि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इंटेंसिटी फर्क होती है, तो मानसून रेनफॉल्स की ये खसूसियत है कि उसमें इंटेंसिफाइड रेनफॉल जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे अगर ये अर्बन सेंटर्स में बड़ी सिटीज़ में हो तो उसकी वजह से पानी जो है खड़ा हो सकता है और इनंडेशन वगैरह या अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल जो है वो बन जाती है। अच्छा, तो अर्बन फ्लडिंग के कितने चांसेस हैं? रावलपिंडी में नाला लई आ जाता है, गुज्जर नाला, कराची में, लाहौर बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, तो अर्बन फ्लडिंग का बाइस भी बन सकती है करंट मानसून, या आप कह रहे हैं कि नहीं एक लिमिट के अंदर होंगी बारिशें, खतरा नहीं है? नहीं, देखें मानसून रेनफॉल्स की जो खासियत ये है कि वो इंटेंसिफाइड रेनफॉल होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अच्छा, तो जैसी भी अगर नॉर्मल रेनफॉल भी हो तो उसके अंदर भी हम जो इंटेंसिफाइड रेनफॉल है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस वजह से वहाँ पे जो है रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा होती है और उसकी अर्बन फ्लडिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अर्बन फ्लडिंग का चांस मौजूद होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर ज़हीर हमें महकमा मौसमियात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त रात को उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रिलीफ मिलने का इम्कान मौजूद है, ख़ासतौर पे बालाई इलाकों जिनमें कश्मीर से उन्होंने शुरू करते हुए वो लाहौर सेंट्रल पंजाब तक आए, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर से जो बारिश शुरू होती है लाहौर आते आते बहुत कम रह जाती है, थोड़ा सा हिस्सा मिलता है लाहौर को, लेकिन अल्लाह करे बारिश हो और ये गर्मी की जो शिद्दत है जो बहुत ज़्यादा है वो कम हो। इसमें आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए अगर आपका काम ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा धूप में एक्सपोज होना पड़ता है तो आप ज़रा साए के अंदर। और कल मैंने जो मैसेज दिया था कि परिंदों का भी ख्याल रखना है और आपने अपने घर के बाहर बर्ड हाउसेज या पानी का कोई बर्तन रखना है, वो भी आपको मैं दोबारा याद करा लूँ कि ये एक्टिविटी भी आपने लाजमी करनी है। अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की नन्ही कोपैमा सरीना ख्वाजा की, जिन्होंने कई चोटियां सर करने के बाद
ब्रॉड पैक चोटी को सर करने के लिए वो सकरदू पहुंच गई हैं। बिल्कुल, और इस के हवाले से बताएं तो ब्रॉड पीक जो चोटी है इसकी सतह समंदर से ऊंचाई 8047 मीटर है जिसको वो सर करने जा रही हैं। और उनका ये भी कहना है कि आलूदगी के बायस जो हमारा माहौल है वो तबाह हो चुका है और वो दुनिया को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती है। बिल्कुल, और ये दुनिया की कम उम्र तरीन कोपेमा का एजाज रखने वाली सलीना ख्वाजा जो इससे कबल कराक्रम सिलसिले की मुश्किल तरीन जो चोटी है उसको भी सर कर चुकी हैं और इसका नया आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर। बिल्कुल, ये 7027 मीटर बुलंद स्पुतनिक है जिसको उन्होंने सर्च किया है और इस चोटी को सर करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन कोपेमा भी हैं। आपको इस वक्त नजर भी आ रही है, ये तो बहुत ही कम उम्र है, वैसे मेरी नजर अभी पड़ी है। इससे कबल सलीना 5765 मीटर, जी हाँ यही सलीना छोटी सी जो आपको नजर आ रही है, 5765 मीटर बुलंद कोजा सर चोटी भी सर कर चुकी हैं, आलमी रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इलावा जी वो मिंगली और विल्यू सर चोटी भी उसको भी मुसख्खर कर चुकी हैं। ये मकामी नाम है, सो अगर नाम मैं ठीक नहीं ले रहा तो माजरत। सलीना का ख्वाब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करना है जिसकी बुलंदी हमें मालूम है 8848 मीटर है। और अगर इस छोटी सी उम्र में वो ये चोटी सर कर जाती हैं, इनकी उम्र छोटी है लेकिन इनका आज़म बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि वो कर सकती हैं और हमारी बेस्ट विशेस भी इनके साथ। अच्छा, वैसे इमरान इतनी छोटी एज में आपको ये शौक होना एक बहुत बड़ी बात होती है और उसके लिए आपको बहुत जो कह लें हिम्मत हौसला चाहिए होता है। मेरे ख्याल से इनकी फैमिली ऑब्वियसली सपोर्टिव होगी तभी ये कर रही है, क्योंकि बहुत छोटी एज में जाना और इतनी सख्त कंडीशंस में जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर अ किड लाइक हर, और इनकी एज भी बहुत छोटी है। लेकिन हमारा मसला पता है कि हम इतने अच्छे प्यारे टैलेंटेड बच्चों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना पाते, ब्रांड पाकिस्तान के तौर पे दुनिया को दिखा नहीं पाते कि ये छोटी सी बच्ची है इतना बड़ा काम करी है। मैं इस मौके का बल्कि फायदा उठाते हुए दूसरी जानिब साजिद सतपारा जो हैं वो भी K2 बेस कैंप तक पहुंच गए। उनका ट्विटर अगर आप फॉलो करें तो उस पर वो पिक्चर्स डालते रहते हैं, तो वो भी इस वक्त K2 सर करने जा रहे हैं और अपने वालिद की एक तो मौत की वजह जानना चाहते हैं अली सतपारा की, और उसके अलावा उसको डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहते हैं इसके ऊपर। तो हम इन लोगों को जो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे पास उस तरह से हम दिखा नहीं पाते हैं, ये बड़ी हमारी एक्चुअली हमारे पास खामी है। हम लोग ओवरऑल सिर्फ अप्रिसिएशन करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद हम शायद भूला जाते हैं उन लोगों को या बच्चों को, या जिस तरह से हम सलीना की बात करें इस तरह के कई लोग हैं जिनको मीडिया पे हाईलाइट हो जाते हैं, अदरवाइज बाकी लोग कहीं ना कहीं उसी जगह पे। मैं यहाँ पे एक बात कर लूँ, दिल तो दुखेगा लोगों का, लेकिन अगर बजाय इसके कि आप हरीम शाह की पिक्चर्स को रीट्वीट करें और वो टॉप ट्रेंड 3-3 दिन तक रहे, सलीना को रीट्वीट करें, इनको टॉप ट्रेंड बनाएं। दिस इज द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान और दिस इज द सॉफ्टर इमेज, पॉजिटिविटी, इसको फैलाएं। हम बुरी चीज को तो फौरन खबर बनाते हैं, ट्रेंड बनाते हैं, अच्छी खबर ही नहीं होती हमारे लिए। ये नहीं होना चाहिए, अपना रोल प्ले करें, हम भी करें, आप भी करें, से एक अच्छा इमेज, एक अच्छा चेहरा पाकिस्तान का सामने आए। ब्रेक ले लेते हैं, आप जरूरी है जी, ले लें, बहुत जरूरी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, और अब बारी है बाबा लक्ष्मण से दूसरी मुलाकात की। 13वां खत है आज गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। बाबा लक्ष्मण से मुलाकात की। पिछले हमारा जो एपिसोड था सफर शर्त, भाई मुझे तो प्यार हो गया बाबा लक्ष्मण से और उस आश्रम से जिसके अंदर 24 घंटे कोई भी आया उसका रहना फ्री, उसका खाना फ्री, एक बेहतरीन हम मांगी और मजहबी रवादारी की जगह है। तो आज बाबा लक्ष्मण किस तरह मोहब्बत के छींटे हम पे फेंक रहे हैं, वक़ार अहमद मलिक के साथ देखते हैं आज का सफर शर्त। सफर शर्त की आने वाली ये चंद एक साथ मोहब्बत की छींटे हैं। मोहब्बत की छींटे कब नज्म ज़ब्त के पाबंद हुए हैं, तो सफर शर्त की ये एक साथ भी मोहब्बत की बेरब्त झलकियां हैं। आइए थर की सदियों कदीम तहजीब की खुशबू लें। आइए थर की रेत पर बारिश की छींटों के बाद उठने वाली खुशबू से लुत्फ अंदोज हों। आइए बाबा लक्ष्मण की आंखों में झांकने की सादत हासिल करें जहां मोहब्बत की नमी तैरती है। आइए अपने आप को इस तिलिस्म के हवाले करें। सफ़र शर्त में सहरा नवर्द के खतूत, और ये ख़त आपको इस्लाम कोट से लिख रहा हूँ। इस्लाम कोट एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, ये दरख्तों का शहर है, ये परिंदों का शहर है।
ये खूबसूरत और फराख दिल इंसानों का शहर है, और सबसे बढ़कर कि ये रेत का शहर है, और रेत जो है वो कैसी कैसी कहानियों को जन्म देती है। इस वक्त मैं एक आश्रम के सामने हूँ, ये भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है, फराख दिल लोगों की कहानी है। आइए इस कहानी को जानते हैं। और ये कहानी जो है ये मैं आपको इस ख़त में लिख रहा हूँ। ये ख़त आपके नाम है और ये ख़त इस्लाम कोर्ट से लिखा जा रहा है। मैं तो लाहौर से आया हूँ, तो अपना दिल इधर छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप मुझे इजाज़त देंगे? नहीं, आप दिल छोड़ नहीं जा रहे। हाँ। नहीं। अच्छा, आप यादें ले जा रहे। यादें रहोगे नहीं तो कहाँ रहोगे? कहते दिल छोड़ के जाओगे तो रहोगे, कैसे रहोगे? चलें, यादें लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये यादें जो है ना, ये हमेशा रहेगी। वाह, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ऐसे ही है। लेकिन ये यादें मुझे बहुत सताएंगी, तो मुझे आप इजाज़त देते हैं कि मैं हर साल यहाँ पे आपके कदमों में हाजिरी देता रहूँ? नहीं, हर साल नहीं, हर महीने। हर महीने। क्या खूबसूरत बात है, क्योंकि मसला दूर है ना, इसलिए मैंने कहा नहीं तो मैं हर हफ्ते कहता, रोज़ा नहीं कहता। वाह वाह, आप मुझे मुस्तकिल इधर थारमी क्यों नहीं कोई जाए पनाह दे देते? मैं इधर ही रिहाइश इख्तियार कर लूँ। मिल जाएगी। एक ऊँट रख लूँगा, एक ऊँट का साथ में घोड़ा रख लेना। एक घोड़ा, एक ऊँट, और एक वो चौंदरा एक, और एक मैं, और एक दूसरा भी साथ में होगा, कोई ना कोई, अकेला तो नहीं रह सकते। चले इसके बारे में सोचते अच्छा, ये जानवरों का चारा पड़ा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल, ये जानवर। और ये जानवर और जितने भी माल मवेशी हैं वो किसके माल मवेशी होते हैं, मतलब जो यहाँ पे आते हैं? सर, यहाँ पे जितने भी कोई यहाँ पे नहीं, आश्रम की हमारे पास यहाँ पे गौशाला एक मंजूर है, वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है वो जानवर रखे हुए हैं, जिसके लिए उनके लिए जो भी माल बंदे जिनको दही खीर वगैरह, उसके लिए वो दूध वगैरह वो भी है। और उसके अलावा ड्राउट की वजह से लाखों की तादाद में माल, कोई अच्छा, ये रवायत बुनियादी तौर पे शायद इसलिए पड़ी कि क्योंकि यहाँ पे कहत साली और वो आता रहता है, तो इस तरह के इदारे जो हैं वो बहुत पुराने हैं, और ये इदारे जो हैं बुनियादी तौर पे उस कहत साली और उससे बचने के लिए उनकी ये तश्कील बुनियादी तौर पे इसी वजह से बिल्कुल ये संत शिरोमणि नैनोनाम साहब जो है वो अपने खुद हाथों से जो है उसको माल को जो है खाना खिला ये चारा देते थे। और संत की एक बहुत दूसरी जो है आइडियल एक बात ये थी कि यहाँ पे पहले हमारे पास थर में कोई ट्यूबवेल बोर का सिस्टम नहीं था, तो हम कुएं से पानी निकालते थे, ठीक है। उसमें से कुएं से पानी निकालने का सिस्टम ये था कि जानवर पानी निकालते थे, इंसान पीता था, ऊँटों के जरिए घरों घरों में पानी की सप्लाई होती थी। लेकिन संत शिरोमणि नैनोनाम साहब ने यहाँ पे एक कुआं, उसमें इंसान पानी निकालता था और वो माल को दिया जाता था। वो मैं आपको विजिट कराऊंगा, तो वो ऐसी तारीख में आपको पाकिस्तान क्या दुनिया में कोई ऐसा मिसाल नहीं होगा जो यहाँ पे संत ने जो है वो पैदा की, और वो आपको देखने को मिलेगा। बड़ी बात है।
पंछियों को दाने मिलते हैं, वो भी करीबन 200 किलो से ज़्यादा है, 200 किलो पंछियों को दाना मिलता है। मैं ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह मैं सहरा में फिर रहा हूँ, और सहरा में मैं जो अच्छी चीज़ देखता हूँ तो वो मैं, जो नाजरीन हैं हमारे, जो लोग देखते हैं टीवी को, तो यूँ समझे कि मैं ख़त लिखता हूँ उनको, और उस ख़त में मैं सारी खूबसूरतियों की तफसील लिखता हूँ कि मुझे आज ये बाबा जी मिले, मुझे आज वो वाले परिंदे देखने को मिले, मुझे आज ये ऊँट मिला, मुझे आज ये डेजर्ट में खूबसूरत कहानी मिली। तो ये मेरे ख़त हैं, और इन ख़तों का जितने मैं खतूत देखता हूँ, जो अभी तक मैं लिख चुका हूँ थर सहरा से, सबसे खूबसूरत ख़त जो है, जिसका अहवाल मैं नाजरीन को दे रहा हूँ, वो आपके साथ जो मुलाकात है, ये मेरी ये मेरी एक यूँ समझें कि सबसे प्यारा ख़त है मुझे, जिसमें आपका अहवाल जो है वो मैं बता रहा हूँ नाजरीन को कि मेरी आज एक आश्रम में बाबा जी से मुलाकात हुई थी। तो ये मेरे लिए ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगी। आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ। वो क्या करते हैं? वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। एक अपना काम नहीं। बिल्कुल ठीक है। वो क्या काम करते हैं? एक दो थे, एक बहुत हो गया, नाइटिशियन, वो भी यहीं रहता था, और दूसरा छोकरा अपना कारोबार करता है। अच्छा। तो मेरे पोते, उनका अपना कारोबार है, अपने बाल बच्चों के साथ वो रहता नहीं। अच्छा, मैं अब अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं एक सवाल पूछूं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और एक जिसको मिजाह कहते हैं ना, वो आपके अंदर एक पूरी हिस्सा है। मुझे ये बताएं कि उससे लगता ये है कि आप बचपन में शरारती रहे हैं? ये तो क्या पता है, ये हमें भी पता नहीं, बचपन में जो बचपन आपको याद है वो तो याद है ना, जो शरारती नहीं, शरारती तो नहीं थे। लेकिन इतना जरूर था कि हमारे जो साथी थे उसमें सबसे ज़्यादा भागने वाला, उनको सबसे ज़्यादा भागने वाला, तेज भागने वाला? हाँ। अच्छा, वो आप थे? हाँ, क्योंकि हम उस टाइम बचपन में खेल खेलते थे, उनमें सब में ज़्यादा खेलने में और दौड़ने में उनको पकड़ने में मिलता था। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मेरी आपसे गुफ्तगू नहीं ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी बातें इतनी प्यारी हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो रेत होती है, रेत, अगर मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, उनसे पूछा है कि आप शहर में जाके अगर कोई आपको बसने का कहे कि लाहौर में या कराची में या कहीं बाहर, तो वो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ ही रहना। ये रेत छोड़ती नहीं है आपको? नहीं, ऐसी नहीं है। हमारे पास एक तरह की कहावत है, आग का कीड़ा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कौमी असम्बली में खिताब की, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। दबंग खिताब था, तकरीबन पूरा सुना मैंने तो, और उसमें अच्छी बातें की गई, ज़्यादा वाज़े पॉलिसी के साथ बातें की गई। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर, अफ़गान अमन अमल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर दिल खोल कर बात की, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दो टोक इजहार भी किया। मकबूजा कश्मीर के मामले पर भारत को साफ साफ अल्फाज में एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ने यह मैसेज दिया कि जब तक मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत बहाल नहीं की जाती, उस वक्त तक मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फौजी अड्डों के मामले पर भी अमरीका को दो टोक पैगाम देते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि माजी में अमरीकी जंग में शराकतदार बनकर तारीखी गलती की। इस जंग में जाने की वजह से पाकिस्तान ने 70,000 जानों की कुर्बानी दी, और इसके साथ साथ $1.5 अरब का मौशी नुकसान भी उठाया। लेकिन फिर भी हमें दोगलेपन के ताने दिए गए। अमेरिका के डू मोर पर वज़ीर आज़म ने नो मोर का जवाब देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अमन में तो इत्तेहादी हो सकता है, ताहम किसी जंग में हिस्सेदार नहीं बन सकते। अब हम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ साथ बात करें अफगानिस्तान की, तो अमरीकी फौजों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 जवान भी शहीद हुए। और खित्ते की इस बदलती हुई सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी असम्बली का अहम इजलास आज 3 बजे इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें पार्लिमानी क़यादत के साथ साथ आला अस्करी हुक्काम भी शिरकत करेंगे। और ज़राए के मुताबिक इजलास में खित्ते की जो मजमूई सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अहम इजलास है और ये होना भी चाहिए, इसकी ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी। आला अस्करी हुक्काम की जानिब से जो पार्लिमानी क़यादत है उसको कौमी सलामती के इशूज़ के ऊपर ब्रीफ भी किया जाएगा। इम्कान ये है कि आर्मी चीफ और DGISI भी इसमें मौजूद होंगे, लेकिन जो इस हवाले से अपडेट डेफिनेटली हम आपको अपने बुलेटिन में बताते रहेंगे। फिल वक्त हमने
ये जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब है, पाकिस्तान का जो क्लियर कट एक मौक़िफ़ है, और दो बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हैं जो पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने किए, एक अमरीकी टीवी के साथ और एक चाइनीज़ टीवी के साथ, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी लाइन दे दी है। अब कोई भाम इसमें है नहीं। बिलाल लाखानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनसे हम एक तो बहुत अरसे के बाद बिलाल आपका दीदार हमें ऑन स्क्रीन नसीब हुआ, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया और वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आप ठीक ठाक हैं और दिन अच्छे गुजर रहे हैं। दूसरी जानिब आपने सुनी होगी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, क्योंकि आर्टिकल्स हम आपके ट्रिब्यून में पढ़ते रहते हैं। एक तो ये कि ये जो बहुत ही क्लियर लाइन पाकिस्तान ले रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद इसका पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, चाहे वो फ़िज़ाई अड्डों के हवाले से है, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से है। आपका बीइंग एन एनालिस्ट क्या ख्याल है? दूसरी जानिब अमेरिका इसको कैसे देख रहा है, चूंकि आप अमेरिका में मौजूद हैं? बिल्कुल, जो इमरान खान का कल बयान था वो एक धमाका था, एक जलजला था। अगर आप तारीख पढ़ें पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनकी, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी आंख में आंख डाल के अमेरिका से बात नहीं करी है इस तरह डायरेक्टली। तो ये एक शिफ्ट है पाकिस्तान की कॉन्वर्जेशन का और पाकिस्तान की पॉलिसी का। अभी मैं ये कहूँगा कि फिल्म बाकी है। अभी हमें पता नहीं है कि ये जो इमरान खान का स्टांस है ये हम लोग बैक कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका चाहे तो वो IMF के थ्रू, फाटफ के थ्रू और चीज़ों के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकता है मजीद। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो इस जगह पे खड़े रहे, और ये एक बाय द वे एक सही मौक़िफ़ पाकिस्तान अपना रहा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सही बात कर रहे हैं, जो उन्होंने हिस्टोरिकल भी बात करी, जो पाकिस्तान को कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है इस जंग में, तो पाकिस्तान स्टांस तो सही ले रहा है। लेकिन क्या अमेरिका जो है वो इसको पेशेंटली या पाकिस्तान के नजरिए से देख पाएगा? अभी जो है ये चीज डाउटफुल है। अभी तक जैसे मैंने कहा कि अभी फिल्म पिक्चर जो है वो अभी बाकी है। ठीक होगा। अच्छा बिलाल, जिस तरह से अभी आपने कहा कि अब क्या उसको एक्सेप्टेबल होगा ये जो स्टेटमेंट दी गई, और एक बड़ी दबंग स्टेटमेंट थी जो प्राइम मिनिस्टर ने दी, इसका मुमकिन रिएक्शन क्या हो सकता है? और अगर हम ओवरऑल खित्ते की सिचुएशन पे भी बात करें, अफगानिस्तान की सूरत पे बात करें, आपको लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कोई राबता हो सकता है इस हवाले से? देखें, राब्ता जो है वो दोनों साइड ने अपने अना का मसला बना दिया है कि इमरान खान जो बोल रहे हैं, इमरान खान को बेसिकली प्रीवियसली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आते थे वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की कॉल के लिए वेट नहीं करते थे। वो CIA चीफ से भी मिल लेते थे, डिफेंस मिनिस्टर भी अमेरिका के मिल लेते थे, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल लेते थे, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलते थे पाकिस्तान में हिस्टोरिकली। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं अमेरिका को कि भाई अगर बात करनी है मुझसे तो सिर्फ मैं सदर से बात करूंगा, मैं सिर्फ प्रेसिडेंट से बात करूंगा। अब अमेरिका में जो है वो जो बाइडेन चाह रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब पहले मान जाएं कि भाई हमें अड्डे दे दें, हमें और सपोर्ट दे दें, फिर मैं फोन करूंगा। तो अब ये जो है ना एक कैट एंड माउस की गेम हो गई है, और अब ये चीज सामने तब मूव करेगी जब अफगानिस्तान की सिचुएशन और बिगड़ेगी और अमेरिका का हाथ जो है वो थोड़ा सा और वीकेंड होगा और अमेरिका को पाकिस्तान की और जरूरत पड़ेगी। फिर जो है ये जाके दोनों हाथ और ये फोन कॉल जो है वो उसके बाद मजीद हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। इसके ऊपर पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा, और ये भी हो सकता है कि जिस तरह अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को ब्लेम किया है इस तरह वो अब भी करने की कोशिश करे। लेकिन जो पॉलिसी ये हुकूमत अपना रही है ये एक उसूली पॉलिसी है, और खान साहब का बहुत मजाक उड़ता है यू टर्न लेने का, लेकिन ये एक उसूल है जिसपे उन्होंने पहले से स्टिक किया हुआ है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान प्रॉब्लम की, और हम सिर्फ अमन की बात से जो है इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा है, लग रहा है इस पे स्टिक रहे। लेकिन दूसरी जानिब जब भी इस किस्म का कोई मौका आता है, जैसे आज बड़ा हमारा इजलास होना है, अस्करी और जो सिविलियन लीडरशिप है वो बैठ रही है, तो उसमें अमूमी तौर पर हकायक उस वक्त सामने आते हैं, ग्राउंड रियलिटीज, क्लियर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कि हम कहाँ स्टैंड करें। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट मसले हैं बिलाल, यू बीन राइटिंग ऑन दिस, आपको बेहतर पता है मुझसे। एक तो हमारे अस्करी या हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम एक वल्नरेबल जगह पे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से एक जंग गुजारी है जिसने हमें माशी तौर पे इतना कमज़ोर किया
कि आज हम इस काबिल भी नहीं है कि अपने दिफाई बजट जब हम एलोकेट करते हैं तो उस वक्त भी हमें मसाइल पड़ जाते हैं और कर्जे लेके कर्जे उतारने पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब हम IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे मालियाती इदारों के थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हम मकरूज हैं, यानी कि हम उसमें भी सांस नहीं ले सकते। और तीसरी जानिब हमारी इकॉनमी अभी उस तरह से खुद ग्रो नहीं कर रही है कि हम एक सुपर पावर की आंखों में आंखें डालें। और फिर हमारी अपनी खुददारी भी है जिसका इज़हार इमरान खान साहब करें और कौम बड़ी खुश है इसके ऊपर। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या ये राइट टाइम, राइट डिसीजन है कि हम इतना वोकल हों इस सारी सूरत हाल के ऊपर? पॉलिसी तो अपनी जगह, लेकिन क्या इतना वोकल होना ठीक है हमारा? देखें, यही तब्दीली है। ये जिस तरह हम लोग एक इकोनॉमिक डेफिसिट से अब इमर्ज कर रहे हैं, एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह एक हमारा फॉरेन पॉलिसी डेफिसिट भी था। और ये हमें एक अजीब सी बात लग रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी टांगों पे कैसे खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान जो है वो अपने लिए कैसे बातें कर रहा है। मतलब जो पिछली हुकूमत की तरह ये भी कह सकते थे कि मुंह पे बोल दें कि भाई हम नहीं सपोर्ट करेंगे और पीछे से अड्डे दे दें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी थी। लेकिन ये हमारे लिए एक ताज्जुब की बात है कि भाई हमारी हुकूमत हमारे लिए क्यों खड़ी हो रही है। लेकिन असल में ये बहुत अच्छी चीज है और कोई सही या गलत वक्त नहीं होता अपनी गैरत जगाने के लिए या अपने आप के लिए खड़े होने के लिए। और देखें, अगर आप इसको स्टडी करें इमरान खान की लैंग्वेज, तो ये एक जनरल पॉपुलिस्ट या एक ये एंटी अमेरिकन स्टांस नहीं है। ये बहुत ही सोच समझ के कहा है कि भाई हम पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमन में। मतलब दरवाजा खुला रखा है अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के लिए, लेकिन ये बोला है कि हम जंग में आपकी साथ नहीं देंगे, क्योंकि फिर ये भी हो सकता है कि तालिबान जैसे पहले उन्होंने करा था कि पाकिस्तान की तरफ उनकी बंदूकें आ जाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है पाकिस्तान में कि हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं। और हमें अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने कभी ऐसी कोई चीज प्रैक्टिस नहीं देखी है कि नॉर्मली पहले गवर्नमेंट करती हो। अच्छा, चूंकि ऑब्वियसली अब हर चीज का एक प्रेशर तो आएगा, जिस तरह से हम बात करें कि ओवरऑल हर दोनों ममालिक ने अपना अना का मसला बनाया, राबता नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्टिल अब पाकिस्तान पर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश तो की जाएगी, चाहे हम IMF की बात करें या FATF की बात करें। ग्रे लिस्ट में हमें अभी नहीं निकाला गया। तो आपको लगता है कि इमरान खान पर जो ये प्रेशर होगा और वो अपना स्टांस चेंज करने के हवाले से, तो किस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी है कि ये IMF के थ्रू और FATF के थ्रू प्राइमरी जो प्रेशर आएगा वो इधर से आएगा। देखें, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप किसी को डराएं या आप किसी को कोई रिवॉर्ड दें। अब जहां तक रिवॉर्ड की बात है, तो अब अमेरिका जो है वो जिस तरह पहले पाकिस्तान को एड देता था, इस तरह अब वो एड देता नहीं है। तो अमेरिका के पास बहुत कम पत्ते हैं खेलने के लिए और प्राइमरीली IMF ही है। और जहां तक मुझे अभी समझ आ रही है बात, जिस हिसाब से बजट प्रेजेंट किया है शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल IMF के बारे में सोचे बगैर, तो ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट कोई तो पीछे खिचड़ी पक रही है कि थोड़ा सा प्रेशर तो IMF ने रिलीज किया है। क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि अगर वो मैक्सिमम प्रेशर डाल दे अड्डों के लिए और अगर पाकिस्तान बिल्कुल ही अड़ जाए तो गेम जो है वो और खराब हो सकती है। क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये डर है कि ये अफगानिस्तान एक वियतनाम नहीं बन जाए, कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो उनके एक अमेरिका की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक दाग नहीं बन जाए और वो प्रेसिडेंट नहीं बन जाए जिन्होंने अफगानिस्तान को लूज किया और जिसकी वजह से दहशतगर्दी वापस अमेरिका में आ सके। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान के पास भी थोड़ी सी लेवरेज है अमेरिका के ऊपर कि अगर पाकिस्तान बिल्कुल ही सपोर्ट उठा ले तो फिर अमेरिका के लिए जो सिचुएशन है वो और भी बुरी हो सकती है। ठीक है, और आज का ये जो पार्लिमानी इजलास है, इसके बाद आपको लगता है, जैसे मैंने रेफर किया कि ग्राउंड रियलिटीज सियासतदानों को तो नहीं पता होती, वो जो सिक्योरिटी या इदारे होते हैं वो एक बेहतर पोजीशन में होते हैं कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं या हमें खतरा किस सतह का है। तो इसके बाद कुछ हमारा स्टैंड चेंज हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, इन केस अगर हम इस पर स्टिक करते हैं अपने स्टैंड के ऊपर, तो आपके ख्याल में आने वाले जो पाकिस्तान के माशी साल है वो मजीद मुश्किल का शिकार हो सकते हैं? या जिस तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू अभी दिया CGTN को प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने क्वाड का जिक्र किया, उस अलायंस का जिक्र किया जो अमेरिका इंडिया अलायंस है अगेंस्ट चाइना, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर लाइन भी ली टुवर्ड्स चाइना। तो इसका भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि इटसेल्फ अमेरिका तो चाइना को भी दबाता रहा है बराह रास्त पाबंदियां लगा के, उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज लगा के, बिकॉज द सुपर पावर इस पोजीशन में है कि वो ये कर सकता है। बिल्कुल, तो आई थिंक दोनों चीजों में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, तो प्रेशर तो डेफिनेटली अमेरिका डाल सकता है, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका के पास भी लिमिटेड पत्ते हैं। देखिए, अफगानिस्तान एक अमेरिका का एक सुपर पावर का फेलियर है
और वो उस फेलियर को जो है वो पूरा का पूरा अब पाकिस्तान के ऊपर नहीं डाल सकते। लोगों के लिए अब ये खुली, अब देखें इतनी बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और अब बात ये हो रही है कि भाई काबुल के एयरपोर्ट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा और कौन से ट्रूप्स उनको प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब इस हद तक उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खोखली निकली है कि वो इतना भी नहीं ट्रस्ट करते कि अफगानिस्तान की आर्मी जो है वो उनके एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर सकेगी। तो सूरत हाल इतनी भी बुरी नहीं है पाकिस्तान की जहां तक उसकी स्ट्रेंथ पोजीशन है अमेरिका के खिलाफ, लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत बुरी है। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोला कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में वो एक है और वो इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान में अमन मेंटेन रहे। तो आई थिंक इसी सिलसिले में जो है, इसीलिए जो है दोनों मुल्क जो हैं वो कंप्लीटली ब्रेक ऑफ। वैसे तो हम चीन के साथ बड़े वाजे रहे अपनी दोस्ती को लेकर, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद जो कल भी उन्होंने दी और सीजीटीएन को भी दी, आपको लगता है कि चीन की जानिब से मजीद इसको खैर मकदम किया जाएगा? बिल्कुल, आई थिंक चाइना ये नहीं चाहता कि अमेरिका की एक एक्सटेंडेड प्रेजेंस हो इस खित्ते में, और चाइना जो है वो इस बात से खुश होगा। लेकिन चाइना को भी उतना ही डर है जितना अमेरिका को है और पाकिस्तान को है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर वो जंग जो है वो वापस से शुरू होती है तो वो चाइना तक भी पहुंच सकती है। चाइना को भी उतना ही डर है और चाइना को एक आप समझ लें कि मुफ्ता मिल रहा था कि अमेरिका जो है वो सारी कॉस्ट बेयर कर रहा था और अफगानिस्तान में वो कोशिश कर रहा था कि चीजें कोलैप्स नहीं हो। बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई होप यू विल कीप ऑन कमिंग और आपसे इस हवाले से बात होती रहेगी और आप अपने व्यूज हम तक पहुंचाते रहें। वेरी मच एंड हैव अ नाइस स्लीप। रात को हमने आपको जगा के रखा है। बिलाल लखानी हमारे साथ मौजूद थे ऑल द वे फ्रॉम यूएस। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब हम जिस शख्सियत के हवाले से बात करने वाले हैं, बचपन में कहते थे ना कि एक परियों की कहानी थी जिनका चेहरा, दिल, उसका जो दिल होता था उसके चेहरे से भी ज्यादा साफ होता था और उनमें जो कह ले ह्यूमैनिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा होता था। हम बात करें बाहर चेहरे पे आती थी, तो ऐसी ही खातून थी बरतानिया की शहजादी लेडी डायना। उन अफसानी शहजादियों का अमली नमूना थी जिन्हें दिलों की मलका कहा जाता था। आज भी उनकी जो करिज्मेटिक पर्सनालिटी है लेडी डायना की, उनकी आज सालगिरह मनाई जा रही है। सिर्फ बेहद हसीन होने के साथ साथ जो कहा जाए प्रिंस चार्ल्स की वो बेगम भी रही, लेकिन उसकी बना के अलावा उस बात के अलावा भी उनको जो इंसानियत की खिदमत है या उनका जो दुखी इंसानियत के लिए जो उनका दिल धड़कता था, उसके लिए उनकी दुनिया आज भी मोतरफ है। बिल्कुल। 29 जुलाई 1981 को बरतानिया के वली अहद शहजादा चार्ल्स के साथ रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हुई और उनकी शादी को एक फेरी टेल मैरिज करार दिया गया। दुनिया भर की हम अगर बात करें तो इसमें करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी शादी की तकरीब देखी, कुछ बराह रास्त बिलवास्ता बिलावास्ता उसमें शिरकत की, शरीक हुए। इसके बाद लेडी डायना 2 बच्चों शहजादा चार्ल्स और हैरी की माँ भी बनी। और इसके बाद हम अगर डायना की बात करते हैं तो उनका ख़ानदान का फ़र्द होने के नाते फलाही कामों का आगाज़ करके एक मुनफरिद किरदार उन्होंने निभाया। बेघर अफराद के लिए घरों का बंदोबस्त करना हो, सहारा बनना हो, नशे का शिकार जो अफराद हैं, HIV के मरीजों के लिए उन्होंने बेपनाह खिदमत अंजाम दी और पाकिस्तान भी आई थी शौकत खानम की कैंपेन। बिल्कुल, और डायना ने एड्स के मरीजों से हाथ मिलाकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था और अपने ख्यालात बदलने पर मजबूर किया था। एड्स के खिलाफ मुहिम के अलावा वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो बारूदी सुरंगें हैं उनकी पाबंदी की मुहिम को भी उन्होंने काफ़ी फोकियत दी, उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि बेसिकली उनका जो विजन था कि इन बारूदी सुरंगों पर ज़्यादातर जो बच्चे जो जंगज़दा इलाके होते हैं उनके बच्चे इफेक्ट होते थे और उसकी पाबंदी के लिए जो उनकी मुहिम है और उनका जो ओटारो मुआहदा है उनके फलाई काम के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। और बात करें डायना की मौत से पहले तक जो उनके बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के लिए उन्होंने काम किया और उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको जैसे जिज़ाम इसमें एक बीमारी है जो कि अछूत है और उनको नहीं लोग छूते, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। और खैर हम क्या गिनवाएं, डायना ने 1995 और 1997 में जैसे कि हमने बताया भी, कुछ हमारे पास पिक्चर्स भी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान भी आई। इमरान खान और उनकी साबिक़ा अहलिया जमाइमा खान की दावत पर शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग करती रही और मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा लिया। 31 अगस्त 1997 को पेरिस में एक कंट्रोवर्शियल कार हादसे में, हम कहें तो गलत नहीं होगा, इस दुनिया फानी से चली गई, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। बिल्कुल, और ये सारी पिक्चर्स और विजुअल्स आप देख रहे हैं इसमें जो पाकिस्तान आई, इमरान जब ये पाकिस्तान आई थी तो अभी तक जो इन्होंने अटायर पहना था या जो इनकी ड्रेसिंग थी उस पर दुनिया आज भी उसको रिलेट करती है कि जिस तरह से एक शहजादी आई और उसने जिस तरह से अपना अटायर किया और पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंगली। सो डायना की खदमात चाहे वो फलाही हो या उनकी खूबसूरती हो, हर
तौर पर हर दौर में अभी इनकी वजह से जो बहुएं हैं उनको भी थोड़ा इनको फॉलो करना चाहिए। वो लगता है कि खबरों में तो वो ज्यादा रहती हैं, लेकिन इन जितना कद उनका ऑब्वियसली अभी नहीं है, एंड वी होप कि वो अच्छा करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। चूंकि डयाना साहिबा का जिक्र हो रहा है, तो एक डयाना अवार्ड है जो दुनिया भर में दिया जाता है और सोशल वेलफेयर के ऊपर दिया जाता है। हर साल दुनिया भर में जो समाजी काम होते हैं उनको जो लोग सर अंजाम देते हैं उनको ये डयाना, लेडी डयाना अवार्ड दिया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक क्वेटा से है और उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल को बच्चियों की तालीम पर रजामंद किया। मुझे लगता है ये इंतहाई मुश्किल काम है और हाल ही में उन्होंने तकरीबन 200 बच्चियाँ ऐसी थी जो कि अफगान पनाहगुज़ीन कैंप्स में से थी, उनको स्कूल्स में दाखिल कराया और अपनी मदद आपके तहत 3000 से ज़ायद तलबा को स्कॉलरशिप भी दी। जबकि कोविड की वबा के दौरान कई हज़ारों ऐसे ख़ानदान और तलबा थे और लोग थे जिनको राशन और दीगर सहूलियात भी फराहम की। और डयाना अवार्ड के हवाले से इमरान आपने बात किया, इसके आगाज़ से अब तक वो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो वाहिद नौजवान हैं जिन्हें डयाना अवार्ड से नवाजा गया। इज़्ज़तुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, डयाना अवार्ड विनर। सबसे पहले तो इज़्ज़तुल्लाह हम आप मुबारकबाद देंगे कि आपको ये अवार्ड मिला आपकी खिदमत के हवाले से, और जिस खिदमत पे आपको ये अवार्ड दिया गया, नो डाउट वो बहुत मुश्किल काम है। कबाइल को कन्विंस करना, स्पेसिफिकली बच्चियों की तालीम के हवाले से, सो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त काम है। आपका ताल्लुक कोयटा से, हम जानना चाहेंगे कि आपको ये सारे जो प्रोसीजर है इसमें कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए लोगों को कन्विंस करना और बच्चियों की तालीम के हवाले से स्पेसिफिकली? सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। बलूचिस्तान जैसी कबायली एरिया है, अगर वहाँ पे आप गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये इंतहाई एक मुश्किल स्टेप है कि आप गर्ल्स को प्रमोट करते हैं। काफ़ी क्लैशेस है, काफ़ी इश्यूज है। पहले तो उनको कन्विंस करना बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है कि आप उनको गर्ल्स को आप इनरोल करा दें। उस सारे इश्यूज़ को देखते हुए सामने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि बलूचिस्तान पूरी दुनिया में सबसे वाहिद खिता है जहाँ पे गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल का रेशो सबसे ज़्यादा है। तो मैंने इस गैप को ख़त्म करने के लिए ये कोशिश की कि गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में इनरोल कराऊँ और एजुकेशन के ऊपर काम कर लूँ। बलूचिस्तान को अगर सेकेंडली मैं एक चीज़ ये ऐड कर लूँ, बलूचिस्तान को आउट ऑफ गर्ल्स स्कूल्स का या आउट ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रंस का घर समझा जाता है, गढ़ समझा जाता है कि ये बलूचिस्तान पूरी दुनिया में आउट ऑफ गर्ल्स बच्चों का घर है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने एजुकेशन के ऊपर काम किया। ठीक है, एक तो ये कि आपकी तरह अगर कोई और एफर्ट करना चाहे तो ऐसा क्या टूल आपने अपनाया? क्या चूँकि आप खुद क्वेटा से हैं, यकीनी तौर पे कबायली होंगे, तो आपको ये एक एज रहा कि लोगों को कबाइल को समझाने में आपके लिए आसानी रही, या महज कोशिश थी? अगर कोई और आपकी तरह की कोशिश करना चाहे तो वो क्या करे जिससे उसको कामयाबी हो? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको इलाके की रिवायात का पता हो। अगर आपको रिवायात का पता हो, उसके साथ चलते चलते फिर आप बहुत चेंजेस ला सकते हैं। मैंने कोशिश ये की, उनको कन्विंस किया, उनको ये कहा कि आप अफगान रिफ्यूजीज कैंप से उठ के अगर गवर्नमेंट स्कूल जाना चाहते हैं, वहाँ पे अगर प्राइवेट स्कूल्स है, उनको फिर जाके स्कूल वालों के साथ मीटिंग करना कि देखें इनका थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग कुछ और है। ड्रेसिंग के हवाले से बहुत सारे मसाइल है, पर्दे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब को देकर आप इनको थोड़ा सा एक्सेस दें, इनको इनरोल करा दें। जहाँ आप अपने स्कूल्स के पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको थोड़ा सा उनके हट से, उनको उन चीज़ों से हट के थोड़ा सा आपने इनको भी मानना है, तब जाके आप चेंज ला सकते हैं। अगर आप उनके वालिदैन को कन्विंस करेंगे या उनके मिजाज के मुताबिक चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ईजी आप इस चेंज को ला सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा इज़्ज़तुल्लाह, हम ये जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली ये इसमें जो आपने काम स्टार्ट किया, जिसका इनिशिएटिव लिया, उसमें अखराजात भी होंगे, आपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको इंडिपेंडेंट करना है। अब आपने अपनी मदद आपके तहत किया या आपको इलाके की तरफ से कोई सपोर्ट मिली या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स दिए गए ताकि आप अपने मिशन को आगे बढ़ा सकें? ये 6 सितंबर 2017 में मैंने एक इदारे का बुनियाद रखा, चिराग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी। ये एक वेलफेयर इदारा है। उससे फिर मैंने इंडिपेंडेंटली खुद काम स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कोई इस तरह का सपोर्ट नहीं था। हाँ, फैमिली ने थोड़ी बहुत सपोर्ट की, दोस्तों ने सपोर्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये प्रोसीजर चलता रहा। फिर मैंने कुछ मुख्तलिफ इदारों से प्रोजेक्ट्स लेके उन प्रोजेक्ट्स को रन किया। इंडिपेंडेंटली भी बहुत सारी डोनेशन इकट्ठे किए, काफ़ी कोशिश की। गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास इस तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है। अगेन मैं ये कहूँ कि हम अपनी मदद आप अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं।
मेरे साथ ऐसे नौजवान हैं कि वो चाहते हैं कि ठीक है हम इज्जत, तो गुलिस्तान के ये अंदर जो खेल आपका लें। अभी तक का काम है, एक तो हम अपने देखने वालों को बताएं कि तकरीबन 49,000 लोग हैं जो कि इस अवार्ड के मुस्तहिक हुए, लेकिन क्वेटा में आप पहले आदमी हैं और क्वेटा दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का, जो हमारा सबसे अहम सूबा स्ट्रेटिजिकली भी है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा भी है। तो आप ओबियसली पूरे बलूचिस्तान के भी हीरो हैं, क्वेटा के तो हैं ही। तो ये सिर्फ बुनियादी तालीम तक ही महदूद है आपका जो प्रोजेक्ट है, या आपने जो फर्दर एजुकेशन है उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं बच्चियों के लिए, और आगे भी उनको लेके जाना है आपने? प्लान्स क्या हैं आपके, ज़रा हमें बताइए। मेरे तो गोल बहुत वाजे है। मैंने एक लाइब्रेरी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। अच्छा। शहीद अजी मोहम्मदीन डिजिटल लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर। मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे 2010 में वालिद साहब की फौतगी हुई, तो मैंने कहा कि मैं वालिद साहब को एक लाइब्रेरी ट्रिब्यूट करूं। रिसर्च सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी आई थिंक पूरे पाकिस्तान में नहीं है। एक तो रिसर्च का जो शौक है या जो बुक कल्चर है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मैंने ये बेहतर समझा कि बलूचिस्तान में मैं क्यों ना डिजिटल लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर खोल दूं। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट किए और आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। ठीक हो गया। इज्जतुल्लाह, कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को? जिस तरह से आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया अफगान पनाहगुज़ीर ख़वातीन लड़कियों को एजुकेशन दिलाना और कन्विंस करना लोगों को, इट्स नो डाउट अ वेरी ग्रेट वर्क जो आपने किया है। कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म और खास तौर पे फीमेल एजुकेशन के हवाले से? देखिए, जब आप मुआशरे में फ़ीमेल को सपोर्ट नहीं करेंगे, विदाउट फैमिली कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ये देखी। जब आप किसी गर्ल्स को अगर एक प्लेटफॉर्म देते हो या उसको बुलाते हो कि आप आज अपने स्किल्स पॉलिश करें, तो वो सबसे पहले ये बात करती है कि घर से इजाज़त नहीं है, पेरेंट्स नहीं छोड़ते हैं। फिर आप जाके पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं कि आप खुदारा अपनी बच्चियों को स्कूल ले आएँ। तो मैं ये समझता हूँ जब तक मुआशरे में मर्द का सपोर्ट अगर ख़वातीन के साथ नहीं होगा तो वो इतने आगे नहीं जा सकते। ज़रूरत ही इस बात की है, इस अमर की है कि हम अपने घरों में, अपने घर से बाहर अपनी सिस्टरों को प्रमोट करें और उनको सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया इज्जतुल्लाह कि आप हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बने। बड़ा ज़बरदस्त काम है और इस अवार्ड की डेफिनेटली पसमानदा इलाके से उठ के, नो डाउट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमारे साथ मौजूद थे जी डयाना, अवार्ड विनर हैं। इन्होंने बलूचिस्तान की जो ख़वातीन है कबाइल को कन्विंस करके उनको एजुकेशन के हवाले से, लड़कियों के एजुकेशन। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, आप अगर किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं, जीबी में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, सिंध के किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं, और सिर्फ ये सोचकर कोई बड़ा काम उसको हाथ नहीं डालते कि मुझे किसने एक्नॉलेज करना है, मुझे किसने सराहना है, तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। आप अपना काम कीजिए, अपने मिशन पे लग जाइए। इज्जतुल्लाह को भी अल्लाह ने इज्जत दी है, आपको भी मिलेगी और आपका काम ज़रूर सराहा जाएगा अगर वो इस काबिल हो। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बताने की ज़रूरत है कि ये कौन है? मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन चले हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि तारुफ ज़रूरी है। अभी इनका आगाज़ सफ़र है मौसीकी का। फैज़ान अली खान साहब, फैज़ान सलामत अली खान या फैज़ान शफ़क़त अली खान, जो भी हम इनको कहें, दोनों बड़े नाम इनके साथ हैं। शफ़क़त अली खान साहब शाम 84 के उनके साहबजादे हैं और सलामत अली खान साहब द ग्रेट उनके ये ग्रैंडसन हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रेट टू हैव यू एंड ग्रेट टू सी यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग सर। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। कैसा लग रहा है हमारे सेट पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, आपको हमसे मिलकर कैसा लग रहा है? लाइकवाइज सर, आपको मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा फैज़ान, बहुत ही ज़बरदस्त आपने आगाज़ किया। सबसे पहले तो मैं ये बताइए कि ये क्या सुना रहे थे आप? ये क्या? मैं एक्चुअली सर ठुमरी सुना रहा था आपको। इट इज़ अ सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक। ठीक है। और ये जो है एक्चुअली नॉर्दर्न गायकी है। तो इसमें लफ्ज़ कम होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन ज़्यादा हैं। ये मेरे दादाजी की बनाई हुई ठुमरी उस्ताद सलामत अली खान साहब की, और इसको मैंने रिसेंटली फ्यूजन किया है इसका, एक जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, सूफी स्कोर। अच्छा। और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। मैंने जैज़ के साथ इसको फ्यूज़ किया है। अच्छा। और हमारा जो ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक और जैज़ को मैंने मर्ज करके एक आइटम बनाया और माशाल्लाह इट हैज़ गॉट लाइक 3 मिलियन व्यूज़। लोगों ने बहुत प्यार दिया। पे ऑलरेडी आप रिलीज हो चुके हैं। अच्छा फैज़ान, ऑब्वियसली जिस तरह से हमने आपके तारुफ में भी कहा, बहुत बड़े बड़े नाम आपके शाम 84 घराने से आपका ताल्लुक है, बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े होते हैं। आपने जब इस तरफ आने का सोचा, मौसीकी की तरफ, म्यूजिक की तरफ, तो प्रेशर कितना था? जी बिल्कुल, डेफिनेटली प्रेशर तो होता है, बिकॉज इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ लेगेसी तो फिर प्रेशर तो डेफिनेटली होता है। और ऊपर से आपके एंसेस्टर्स ने इतना ज़्यादा काम किया हो, फिर उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए प्रेशर तो होता है। लेकिन माशाल्लाह हमारे वालिद साहब ने हमारी टीचिंग ऐसी की है कि बड़ी खुशी हो रही है हमें आपसे मिलकर इसी वजह से। इतनी अच्छी उन्होंने टीचिंग इतने प्यार से की है, समझाई है। लेकिन जो सिंगिंग ये फॉर्म है क्लासिकल की सर, जो म्यूजिक है ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता इंसान। मेरे दादाजी कहा करते थे कि ये एक समंदर है, अगर इसमें एक बार गोता लगा दो तो इसका कोई साहिल नहीं है।
इसका कोई किनारा नहीं है, तो अभी भी सीख रहे हैं, प्रेशर तो डेफिनेटली होता है। तो लेकिन आपने कहा कि शफकत खान साहब ने बड़े प्यार से, तो कभी मार भी पड़ी? जी सर, मार कभी नहीं पड़ी, मार कभी नहीं पड़ी, मार नहीं पड़ी, मार कभी प्यार से काम हो गया, प्यार से ही काम हो गया, और शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ा बहुत टैलेंट भी था। तो माशाल्लाह, ये तो बहुत जरूरी है, और ये भी इसी वजह से आता है जब एक लेगेसी बुजुर्गों के अदब की चलती आ रही हो, एहतराम सर, ये काम ही तहजीब व तमद्दुन का है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से ही आता है। तो क्या सिर्फ क्लासिकल ही कर रहा है या दीगर कमर्शियल? जी सर, मैं एक्चुअली आई एम आल्सो इन द कमर्शियल म्यूजिक एज वेल। एक्चुअली मैं 2019 से जो है कमर्शियली भी काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं 2015 से एज एन सोलोइस्ट क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्म कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में, बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुका हूँ। सर मैं बर्न स्विट्जरलैंड फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुका हूँ। उसके अलावा सर मैं जर्मनी साउंड ऑफ गॉड में परफॉर्म कर चुका हूँ। समा म्यूजिक जो इंग्लैंड में फेस्टिवल होता है वहाँ पर परफॉर्म कर चुका हूँ। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म कर चुका हूँ, LMF में परफॉर्म कर चुका हूँ, और दीगर जितने भी। आपके जो फादर हैं वो तो सलामत खान साहब के साथ 80s के अंदर 6-7 साल की उम्र में परफॉर्म किया उन्होंने। आपने पहली दफा कितनी एज में परफॉर्म किया? सर 2012 में मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था, जो लोकवीर से इस्लामाबाद में परफॉर्मेंस था। आप कितनी? आई वाज सर 14 इयर्स ओल्ड दैट टाइम। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, सो जबरदस्त बात है। अच्छा, तो आपके साथ नादिर भी गाते हैं? जी, नादिर भी मेरे साथ गाते हैं। अक्सर जो दो क्लासिकल गुलकार होते हैं, खास तौर पे हम अगर दादाजी की बात करते हैं, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, फिर इसी तरह पटियाला घराने के अंदर भी फतेह अली खान साहब, अमानत अली खान साहब, तो अभी आप दोनों भाई भी ऐसे ही आप सोलो अपना करियर लेके चल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं एज ए सोलो भी काम कर रहा हूं, और नादिर भी सोलो कर रहा है, लेकिन घराने की लेगेसी भी कायम है। हम दोनों एज ए डुओ भी गाते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो मेन कॉन्फ्रेंसेज हैं वहाँ पर हम एज ए डुओ भी गाते हैं, लेकिन आजकल इंडिविजुअलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस वजह से वो अकेला भी गा रहा है और मैं भी गा रहा हूं। वक्त को कीमती बना दें। आप मौजूद हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ आप हमें सुना दें तो साथ दीजिएगा। बस ये सुरमंडल जी प्लीज लेता है। मैं ये कह रहा था कि इतने वक्त में तो शायद क्लासिकल जो गुलकार हैं उनको ट्यून होने में उतना वक्त लगता है जितना वक्त हम गवाते हैं, तो ये एक थोड़ी सी जाती भी हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह इतने बड़े फनकार, इतने अच्छे फनकार हों तो वो सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं।